नमस्ते। हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। सत्र की शुरुआत हम धन्वंतरि श्रवण से करेंगे। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीनम्। नमस्ते। मैं वैद्य शिवानी भिंडे रसहृदय फार्मेसी की तरफ से चातुर्मास के इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, देवशयनी एकादशी से देव उत्थापनी एकादशी तक हम चातुर्मास का उत्सव मनाते हैं। इस समय की गई शिव की आराधना साल के बाकी के समय की गई आराधना से कई गुना ज्यादा फलदायी होती है। रसशास्त्र जिनके आदिदेव ही शिव है और जिनका अंश पारद माना जाता है, ऐसे शास्त्र को पढ़ने के लिए इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। तो यही ध्यान में रखते हुए ये चातुर्मास के दौरान हम पारद की मूर्छना के 4 प्रकार, जो है खरलीय, परपटी, पोटली और कुपी पकवा रसायन, इनका निर्माण और चिकित्सकीय उपयोग जानने के लिए अध्ययन करेंगे। जैसे आप सब वाकिफ है कि रसहृदय फार्मेसी में हम ग्रंथोक्त तरीके से औषधिकरण करने को महत्व देते हैं और काफी समय से पोटली कल्पना पे अध्ययन शुरू है। तो सबसे पहले ये महीने हम पोटली कल्पना से शुरुआत करेंगे। अब आगे वक्ता के परिचय के लिए मैं वैद्य योगेश पांडे को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते। तो आज के जो हमारे वक्ता हैं वैद्य पार्थ काळे सर, उनका औपचारिक इंट्रोडक्शन मैं करता हूँ। वैद्य पार्थ काळे सर ने अपना यूजी गोवा के गोमंतक कॉलेज से पूरा किया हुआ है और अपनी एमडी की पदवी रसशास्त्र में पुणे के सुमतिबाई शाह कॉलेज से पूरी की है। उसी के साथ सर ने बीए संस्कृत की डिग्री भी प्राप्त की है। अभी सर योगक्षेम आयुर्वेदिक क्लिनिक, इसके माध्यम से पिछले 5 सालों से रुग्ण सेवा करते आ रहे हैं, जो कि पुणे, कोल्हापुर और उनके गांव उपळे, रत्नागिरी यहाँ पे स्थित है। इन 3 जगह पे सर प्रैक्टिस करते हैं। और उसी के साथ सर रसहृदय के को फाउंडर है, रसहृदय फार्मेसी के। इसी के साथ सर ने पहले कई जानी मानी आयुर्वेदिक फार्मेसीज में प्रोडक्शन एडवाइजर इस रोल में काम किया है। सर को गत वर्ष में आयोजित किए हुए आयुर्वेद कुंभ, इसमें यूथ वेद आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सर ने अपने यूजी के कार्यकाल से ही औषधि निर्माण शुरू कर दिया था और वो कंसिस्टेंटली अब तक औषधि निर्माण ग्रंथोक्त तरीके से कैसे हो, इसके अलग अलग प्रयास करते हैं। उसमें से सबसे विशेष एक बात है जो पार्थ सर और उनके सीनियर वैद्य गौरव डोंगरे सर, इन्होंने दोनों ने मिलकर प्रथम पारदर्श संस्कार कंप्लीट किया था। और अब हम रसहृदय फार्मेसी में सक्सेसफुली 8 बार पारदर्श संस्कार कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ सर औषधि निर्माण कार्यशाला पुणे, नासिक, गोवा, गुजरात इत्यादि कई शहरों में सर ने आयोजित किए हुए हैं। और सर के रसशास्त्र इस विषय के प्रति डेडिकेशन काफ़ी सराहनीय है। सो और ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा आज का जो हमारा विषय है, पोट्टेली कल्पना, उसका इंट्रोडक्शन और थ्योरी टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, इस विषय को शुरू करते हैं। तो मैं पार्थ काळे सर को विनंती करता हूँ कि सर आप लेक्चर शुरू कीजिए। नमस्ते। मैं वैद्य पार्थ काळे आज आप सबका स्वागत करता हूँ इस हमारे चातुर्मास सीरीज के प्रथम सत्र में, जो कि है पोट्टली इंट्रोडक्शन थ्योरी टू क्लिनिकल प्रैक्टिस।
हाल ही कुछ दिनों पहले भी इसी विषय पे एक बार संभाषण हुआ था। आप में से बहुत सारे लोग शायद तभी भी उपस्थित रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो अटेंड करने में दिक्कत आई और बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये विनती की थी कि हमें फिर से इसकी लिंक उपलब्ध करवा दे या फिर से एक बार लेक्चर ले। इसलिए हमने पहला ही लेक्चर अभी पोट्टली कल्पना पे रखा हुआ है। तो पोट्टली कल्पना ये वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा बीच के समय में लोग भूल चुके थे कैसे इस्तेमाल करें इसका, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या होता है, पहले तो निर्माण भी कैसे होता है, ये सभी चीज़ें थोड़ी सी बंद हो चुकी थी। लेकिन अच्छे अच्छे वृद्ध वैद्य और रसो वैद्यों ने फिर से शुरुआत की पोट्टली पे फोकस करने में। और अभी हमने रसहृदय फार्मेसी में इसका प्रॉपर एफडीए सैंक्शन प्रोडक्ट के तौर पे भी और वैद्यों के लिए भी औषधि निर्माण शुरू करके बहुत बड़ी मात्रा में पोर्टली लोगों को प्रोवाइड करना और खुद के प्रैक्टिस में भी एप्लीकेशन करना, ये दोनों चीज़ें अभी चालू हो चुकी है। और इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में अभी पोर्टली कल्पना का वापर बढ़ते जा रहा है। और इसीलिए लोगों की भी चाहत थी कि ये कैसे अप्लाई होता है प्रैक्टिस में, ये समझ में आए। इसलिए पोट्टली कल्पना से हम शुरुआत करेंगे। तो ये पहला सत्र है। इसके आगे पोट्टली कल्पना पे ही अलग अलग कम से कम 2 सत्र और होने वाले हैं। इस तो आज हम पोट्टली का इंट्रोडक्शन सिर्फ देखेंगे, जिसमें पोट्टली कल्पना क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके पीछे के सिद्धांत क्या है, और बेसिक कुछ 3-4 पोट्टलियाँ हम उदाहरण मात्र आज संभाषण में लेने वाले हैं। नेक्स्ट। तो ये सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं मेरे गुरु और सबसे पहले तो रसेश्वर, इनको नमन करना चाहूँगा। रसो वै सः इति श्रुति यस्मात् सूतं जगत्त्रयं ध्यायन्ति योगिनो नित्यं तं नमामि रसेश्वरम। तो रसेश्वर शिव, जो कि पारद लिंग रूपी शिव, जिसकी हम हमेशा साधना करते हैं, उनको नमन करते हुए, और जिनके पास मैं अभी तक रसशास्त्र और आयुर्वेद पढ़ पाया हूँ, जिनके वजह से वो सभी मेरे गुरु, जो कि जिनसे मैं प्रत्यक्ष मिला नहीं, लेकिन मावा कोल्लटकर जी, जिनके बहुत बड़े बड़े अभिशिष्य, जो बहुत नाम लेके आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रैक्टिस जिनकी है, उनके पास हमें सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए वो हमारे प्रथम गुरु है। वैद्य अनिल पानसे सर, जिन्होंने संहिताएं सिखाई। वैद्य नीलेश कोरडे सर, जिन्होंने भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस सिखाई। वैद्य रघुवीर भिड़े सर, जिनके वजह से एक्चुअली रसशास्त्र की शुरुआत हुई, और जिनके पास मैंने मेरी जिंदगी की सबसे पहली पोट्टली कल्पना भी निर्माण होते हुए देखी, जो कि हेमगर्भ पोट्टली थी। और इस सब को आगे लेके जाने वाले, और मुझे सबसे ज्यादा रसशास्त्र में पैशन और डेडिकेशन, ये सब चीजें खुद जिंदगी में फॉलो कर रहे, इसलिए सिखाने वाले ऐसे वैद्य योगेश बेंडाले सर, इन सबको प्रणाम करते हुए अगली हमारे सत्र की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो पोट्टली कल्पना, ये हमारा आज का विषय है। तो पोट्टली कल्पना आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी हुई कल्पना है, बट बहुत सारे लोगों ने जो सुनी है उनको इतना ही पता है कि पोट्टली कल्पना यानी एक शिखराकृति पुगफल जैसे कुछ औषधि होती है, पुराने जमाने में ज्यादा करके यूज होती थी, और पत्थर पे घिस के देनी पड़ती है अनुपान में, और अत्यिक अवस्था में दी जाती है जब रुग्ण मृत्युशैया पे लेटा हुआ रहता है। ऐसे समय पे बहुत बार हेमगर्भ जैसी पोटलियां दी जाती है। ये हमने वृद्ध वैद्यों के लिटरेचर्स में भी पढ़ा होता है या लोगों से सुना होता है। तो काफी हद तक कुछ सदी पहले ये फेमस भी थी। गांव गांव में भी पोट्टली कल्पनाएं, जैसे महाराष्ट्र में मात्रा नाम से फेमस थी। तो ऐसे थी, लेकिन आज हम थोड़ा बहुत इसे भूल चुके हैं। ऐसे बहुत सारे वैद्यों के बारे में लगते जाता है, लेकिन फिर से ये परंपरा चालू हो रही है। तो पोट्टली कल्पना क्या है, इसके लिए एक नीचे 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं ग्रंथ में। अगर पोट्टली कल्पना हम निकालने जाएंगे तो पोट्टली क्या है,
ऐसे ग्रंथ में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आपको पोट्टलियों के रेफरेंसेस मिल जाएंगे। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग पोट्टली, ये नाम जिनके पीछे लगे हैं, ऐसे कल्प आपको मिल जाएंगे। तो किधर शंखगर्भ पोट्टली, हेमगर्भ पोट्टली, लोकनाथ पोट्टली, रत्नगर्भ पोट्टली, ऐसे अलग अलग नाम। तो पोट्टली नाम हम पढ़ते हैं तो जनरली लोकनाथ पोट्टली जैसे कुछ कल्प हमारे सामने आते हैं, या अलग अलग नाम जिनके पीछे गर्भ ऐसे शब्द लगा होता है, ऐसे गर्भ पोट्टली, जिसमें हेमगर्भ काफी फेमस है। और कुछ पोट्टलियां है जो ग्रंथ में वर्णित नहीं, लेकिन अनुभूत रसकल्पों की पोट्टलियां, जैसे सुवर्ण सूत की परंपरा में पोट्टली बनाई जाती है, जो आज हम रस हृदय में बनाते हैं और वैद्यों को प्रोवाइड भी करते हैं, या लक्ष्मी विलास की पोट्टली आज हम देखने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग पोट्टलियां, और एक ही द्रव्य की नहीं, लेकिन बहुत सारे संयोग से बनी हुई पोट्टलियां ऐसे भी हमें गर्भ नाम से भी कभी कभी देखने को मिलती है। तो ये पोट्टली जो हम देख रहे हैं, इसमें एक्चुअली क्रोनोलॉजिकली जाएंगे तो शुरुआत के जो ग्रंथ है, यानी पोट्टली कल्पना या पोट्टली नाम जिनमें है, ऐसे कल्प जनरली 12वीं सदी सदी के पहले आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। 12वीं शताब्दी के आगे हमें अलग अलग रस प्रकाश सुधाकर हो, रसेंद्र चिंतामणि हो, इससे लेके आगे कंपाइलेटरी रस रंडांश वगैरह आगे के ग्रंथों तक धीरे धीरे हमें पोट्टली कल्पना या पोट्टली नाम है, ऐसे कल्प देखने को मिलते हैं। इनमें शुरुआत में जो कुछ ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 15वीं शताब्दी तक जितने भी पोट्टली नाम से आए हुए कल्प है, वो सभी आप देखोगे तो कपर्द में पूर्ण करके बनाने वाली पोट्टली, ऐसे ही स्वरूप उसका देखने को मिलता है। यानी आज जिसे हम पोट्टली कहते हैं, जो शिखराकृति रहती है और उसे पत्थर पे घिसा जाता है, ये पोट्टली विधान हमें ऑलमोस्ट 15वीं शताब्दी के पहले के ग्रंथों में नहीं मिलता, चाहे वो हेमगर्भ भी हो। हेमगर्भ के भी अलग अलग पाठ अगर शुरुआत के ग्रंथों में देखते हैं तो उनका वर्णन कपर्द में पूर्ण करना, उसे बाहर से टंकण और दुग्ध से या अर्क दुग्ध से, मेशी दुग्ध इत्यादि से सील कर देना और उसे पूट लगाना, यानी जो मिलेगा हमें वो भस्म स्वरूप में ही रहता है। तो भस्म स्वरूप में पोट्टली कल्पना ये शुरुआत में आई हुई कल्पना है। लेकिन जैसे जैसे आगे ये काल बढ़ता गया और नए नए ग्रंथ आते गए रस शास्त्र में, वैसे वैसे गर्भ पोट्टलियां बनी जिसमें शिखराकृति होती थी। तो लोह गर्भ, हेम गर्भ, या विषगर्भ, शिलागर्भ, बहुत सारी पोट्टलियां ऐसे। तो उसमें गर्भ ये नाम जुड़ गया और गर्भ पोट्टली ऐसे बन गए वो। तो गर्भ ये नाम क्यों जुड़ा होगा, उसके पीछे अगर देखेंगे तो गर्भ नाम से आयुर्वेद में क्या अभिप्रेत है, तो शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति, ये हमारा आयुर्वेद का सूत्र है। तो ये इधर अप्लाई हो सकता है क्या, तो कुछ हद तक हो सकता है। जैसे बाजू के फोटो में भी हेमगर्भ के इंग्रेडिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा कुछ कि शुक्र शोणित, तो शुक्र शोणित जैसे शरीर में है, वैसे ही रसशास्त्र में ये परिभाषा के स्वरूप में आता है या उपमा के स्वरूप में आता है। शुक्र यानी शिव का वीर्य या शिव का शुक्र, वो है पारद, और जो पार्वती का आर्तव रज है, यानी शोणित जिसे कहा है, वो है गंधक। तो इन दोनों के संयोग से जो बनती है कज्जली, जनरली कज्जली या कज्जली से आगे जाके रस सिंदूर, ये द्रव्य है, ऐसे ही पोट्टलियां ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी। तो ये दो द्रव्य पारद और गंधक ये होते ही है, और अगर मानो गंधक किसी में नहीं भी है तो पोट्टली का पाक शिखराकृति बनाने के लिए आपको गंधक में ही करना पड़ता है, तो गंधक से संयोग होता ही होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि यानी ये दो द्रव्य रसशास्त्र में जिसे शुक्र और आर्तव कहा हुआ है, ऐसे दोनों द्रव्य पोट्टली में उपस्थित होते हैं, और इनके साथ जैसे जीव संयोग कहा हुआ है, तो जीव की जरूरत ही होती है। सिर्फ शुक्र शोणित संयोग हो गया इसका मतलब गर्भधारणा नहीं हो सकती, उसमें जीव की उपस्थिति होना बहुत महत्वपूर्ण है। या शुक्र शोणित से भी आगे जाके जरूरी, ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है जीव। वैसे तो चाहिए तो तीनों भी, लेकिन जीव सबसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज शुक्र शोणित है भी तो भी नहीं बन पाएगा। तो जीव के तौर पे इधर अलग अलग धातु आते हैं, और जीव जैसे पूर्व जन्म से कुछ गुण खुद में लेके आता है, ऐसे हमारी शास्त्र कहते हैं, वैसे ये जो धातु होते हैं ये गुण लेके आते हैं। तो ये गुण प्राधान्य इन धातुओं में होता है, और पारग और गंधक जैसे शुक्र और शोणित
गर्भ को रचनात्मक स्वरूप देने के लिए उपयुक्त है, वैसे पारद और गंधक इस रचना को आकृति देने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं, उसे स्थैर्य देने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं, उसे आगे जाके जो काठिन्यादि भाव अपेक्षित है और गुणों की वृद्धि भी अपेक्षित है, उसके लिए वो दोनों अच्छे हो, ये जरूरी है। लेकिन जीव जैसे गुण उसमें जो लेके आएगा, उस खुद की प्रकृति जो दिखाएगा, वो है धातु। जैसे हेमगर्भ में सुवर्ण और ताम्र है, या ताम्रगर्भ सिर्फ है तो ताम्र ही है, कुछ हेमगर्भ में सिर्फ सुवर्ण होता है। ऐसे अलग अलग धातु है जो जीव जैसे इधर काम करे, इसलिए ये एप्ट है जो नाम दिया गर्भ कोटली। तो ये गर्भ जैसे ही है और उसमें ये सभी घटक है, और आपको वो जीव एक्चुअली गर्भ जैसे जन्म लेता है, वैसे आपको जीवन बढ़ाने के लिए उपयुक्त होने वाली है, वो आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट, तो इससे आगे हम देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण कुछ सूत्र देखने पड़ते हैं, क्योंकि अभी हमने जैसे डिस्कस किया उसमें एक बात आ गई कि जो पौट्टली कल्पना है उसमें जीव जैसे सबसे महत्वपूर्ण है, जो गुण लेके आते हैं वो है भस्म। अलग अलग धातुओं की भस्म, सुवर्ण, ताम्र, रौप्य, माक्षिक, जो कुछ अलग अलग भस्म, या फिर विष द्रव्यों की भी भस्म, मल्ल वगैरह। तो वो अगर गुण लेके आ रहे हैं, और पारद और गंधक एक तरह से सिर्फ योगवाही है। पारद और गंधक खुद उसमें बड़ी एक्शन ज्यादा डायरेक्टली दिखाने नहीं जा रहे, लेकिन योगवाहित्व ये सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें। तो सिर्फ उसे अगर मर्दन कर लेंगे हम, या सिर्फ अकेले भस्म यूज कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है? वैसे तो दिक्कत नहीं है, अकेले भस्मों के भी खुद के गुण है और वो गुण मिलते ही है हमें, वो हम हमारे प्रैक्टिस में अभी तक सभी वैद्य यूज कर ही रहे हैं। लेकिन अगर रसशास्त्र का अभिप्राय देखें, तो रस जैसे ये सबसे पहला सूत्र रसरत्न समुच्चय के खरे शास्त्री जी की टीका में आया है, पारद रहित तस्य सदोषत्वात्। वो कहते हैं रसरत्न समुच्चय में जो कुछ भस्म बताया है 5वें अध्याय में या उसके पहले के भी, वो अगर पारद रहित है, मेनली 5वें अध्याय में जो धातु भस्म है, वो धातु भस्म अगर पारद रहित है तो वो सदोष है। यानी इसका मतलब क्या, कि उनका अभिप्राय है कि आपको हमेशा सभी धातुओं की भस्म पारद के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए अलग अलग परंपराओं में रस सिंदूर के साथ भस्म को मर्दन करके यूज करना, ऐसे भी एक परंपरा इसकी वजह से आ चुकी थी। या उसका ही ग्रंथोक्त सूत्र देखेंगे तो सूत लोह युतो दोषान त्यजेद लोहम च सूतयु, सूत लोह समायोगात प्रयोगो देहधारक। तो जब पारद लोह युक्त होता है, यानी लोह यानी इधर धातु लेना है, तो पारद जब धातु युक्त होता है तो दोषान त्यजेत, तो वो खुद के दोषों का त्याग कर देता है, लोहम च सूतयु। और लोह जब पारद के साथ, यानी धातु है जब पारद के साथ रहती है, तो वो भी खुद के दोषों का त्याग कर देती है। सूत लोह सिर्फ दोषों का त्याग नहीं, सूत लोह समायोगात प्रयोगो देह धारक। ये जब सूत लोह समायोग हो जाएगा तभी ये देह धारक प्रयोग होता है। तो देह धारक यानी देह का धारण करने की शक्ति जिस योग में है, ऐसे योग तभी होता है जब पारद और धातुओं के संयोग हो जाते हैं। तो इसलिए पोट्टली कल्पना इसमें विशेष हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक पोट्टली में आपको पारद मिलेगा ही मिलेगा, किसी ना किसी स्वरूप में, शुद्ध, कज्जली, सिंदूर स्वरूप या भस्म स्वरूप, और उसके साथ बाकी जो गर्भ नाम दिया है वो धातुएं होंगी। तो धातु और पारद का ये संयोग है, ये देह धारक है। तो देह धारण यानी रसायन शक्ति देने वाला प्रयोग, ये एक्चुअली पोट्टली कल्पना में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। और इसमें एक और सूत्र डाला हुआ है जो कि है गंधक के बारे में, क्योंकि गंधक भी सबसे महत्वपूर्ण और इस पूरी प्रक्रिया में घटक द्रव्य के तौर पे भी, और पचन करने के लिए एक सहायभूत और सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य के तौर पे भी गंधक आता है। तो गंधक के बारे में ये सूत्र अगर देखेंगे, रसराज राज गदाई बीजानाम पाक जारण समर्था सूतक पक्ष छेदी रस बंधे गंधको अभिहिता। तो इसमें से अप्लाई होने वाला ये देख सकते हैं हम, बीजानाम पाक जारण समर्था। बीज का मतलब इधर जो हम धातु ले रहे हैं पारद के साथ, वो उसके गुण पारद में अंतर्भूत हो सके, इसलिए सबसे बढ़िया कार्य करने वाला अगर कोई है तो वो है गंधक। गंधक में जब हम पाक करते हैं तो वो पाक के दरमियान ये जो गुण है वो पारद आत्मसात कर सकता है गंधक की वजह से। गंधक ये उसे सहायभूत होता है या फिर कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। और सूतक पक्षच्छेदी, वो पारद को उड़ने नहीं देता, लेकिन इधर उड़ने की बात इतनी नहीं रहती, बट ये जो बंध होता है
ये बहुत सालों तक वैसे के वैसे रहे और पारद छूटे ना उसमें से, इसके लिए गंधक सहाय्यभूत होता है। आप शताब्दी पुरानी भी अगर पोटलिया लेते हो तो उसमें भी कभी पारद छूटा हुआ नहीं देखता, वो वैसे के वैसे शिखराकृति में ही रहती है। वो भी गंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। तो इस पोटली कल्पना में पहले तो परिभाषा क्या हो सकती है पोटली की वो देखेंगे कि वैसे पोटली कल्पना जैसे हमने कहा पहले किसी भी शुरुआत के ग्रंथ में पोटली क्या है इस पे कुछ ऊहापोह में किया है ऐसे देखने को नहीं मिलता। यानी पोटली बनती कैसी है, पोटली कल्पना क्या होती है, इसमें ज्यादा कुछ बातें आती नहीं, वो वृद्ध वैद्य परंपरा में और लेटेस्ट ग्रंथों में ही ज्यादा आते गई। तो पोटली की अगर हम निरुक्ति जाएंगे तो कुछ इस तरह होती है। विस्तारितस्य वस्तुनो अल्पी भवनम पोट्टम तम लाति गृह्णाति इति पोट्टली। तो कोई भी चीज अगर विस्तारित स्वरूप में है, यानी कोई द्रव्य है जो एक जगह पे नहीं है या बहुत कॉम्पैक्ट नहीं है, वो बहुत विस्तारित है, स्प्रेड हो चुका है। तो वो स्प्रेड जो हुआ है किसी भी द्रव्य का, उसे अगर एक जगह पे लाना है, तो वो जो एक जगह पे लाना है, यानी क्या करते हैं हम, अल्पी भवनम, अल्प छोटी सी जगह में उसे बिठाते हैं। मानो किसी वेसल में जैसे ये है अभी, तो इसमें हम अगर चूर्ण बहुत कॉम्पैक्टली प्रेस कर करके भरते हैं, तो वही चूर्ण अगर गिरा देंगे नीचे तो बहुत जगह लेगा, लेकिन इसमें जब हम प्रेस कर कर करके उसे भरेंगे तो उतनी सी द्रव जगह पे भी वो बैठ जाएगा, जो कि चूर्ण बहुत जगह ले रहा था। तो ये अल्पी भवनम जो है, ये कॉम्पैक्टनेस जो है, वो लाना, इस प्रक्रिया को ही पोट कहा जाता है। और ये लाने की जो प्रक्रिया है या जिस जिस विधि से इसे लाके जो कल्प बनता है उसे नाम दिया जाता है पोटली। तो पोटली क्या है, तो किसी भी विस्तारित वस्तु को कॉम्पैक्टली प्लेस करना, ये पोटली है। जो नीचे डेंसिटी की डेफिनेशन भी आज के फिजिक्स में से हम देखेंगे, तो ग्रेटर द डेंसिटी द मोर मास इज स्क्वीज्ड इनटू पर्टिकुलर वॉल्यूम। तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा मास फील करना, इसे डेंसिटी कहा जाता है। तो हाई डेंसिटी वाली होती है पोटली, जो हम देख सकते हैं कि बहुत घनी होती है, उसमें उसके कणों में बिल्कुल भी या बहुत ही कम जगह बचती है या बिल्कुल जगह नहीं होती, बहुत कॉम्पैक्टली फील्ड होती है। इसलिए वो स्टोनी हार्ड दिखने को दिखती है, जैसे मृत्तिका से ही सेडिमेंटरी रॉक्स बाद में बन जाते हैं। तो वो पत्थर छोटा सा दिखता है और हेवी दिखता है, लेकिन मृत्तिका तो स्प्रेड हो सकती है, हल्की लगती है। वैसे पोटली बहुत हार्ड कॉम्पैक्टली फील्ड ऐसे हमें दिखाई देती है, और वो उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जैसे दृढ़ ने कठिन हेमाद्री भी कहते हैं, ये दृढ़ बनाते हैं हम इसे, और वो काठिन्य प्राप्त कर लेती है, कठिन गुण उसमें आ जाता है। तो ये जो बात है, ये आगे की उसकी जो रुग्ण को दान करना है भेषज का, उसमें सहाय्यभूत है। ये जो शिखराकृति है वो, उस पे हम अभी बात करेंगे ही आगे जाके। नेक्स्ट। तो ये पोटली कल्पना आई क्यों होगी, क्योंकि जैसे हमने बात की 15वीं शताब्दी से पहले ऑलमोस्ट पोटली कल्पना इस स्वरूप में शिखराकृति फॉर्म में नहीं थी। लेकिन उसके बाद में 16वीं शताब्दी से लेके ऑलमोस्ट अभी अभी 18वीं या 19वीं शताब्दी तक भी पोटली कल्पना वैद्यों में या राजवैद्यों में बहुत ही फेमस थी। तो ये पोटली कल्पना ऐसे फॉर्मेशन हुआ क्यों, तो पोटली कल्पना का फॉर्मेशन होने के पीछे कुछ व्यवहारिक तथ्य भी थे। जैसे रसयोग सागर में अगर पोटली कल्पना के बारे में टीका पढ़ते हैं हम, तो ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने अभी जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे वो आते हैं। जैसे बाकी कल्पनाओं में भांड भग्नता होती है और पोटली कल्पना में अभग्नता। तो भांड का मतलब है वेसल, जिसमें हम कोई भी कल्प को रख रहे हैं। तो ये कल्प, पुराने वैद्य जो राज वैद्य होते थे, वो एक ही जगह पे क्लिनिक खोल के सिर्फ नहीं बैठते थे, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि रुग्ण उनके पास आने के लिए एम्बुलेंस जैसे सुविधा उस जमाने में होती नहीं थी। तो आत्तिक अवस्था के लिए रुग्ण के घर पे जाके या जिधर भी है उधर जाके देखना पड़ता था, उधर ही औषधि दान करना पड़ता था। तो इस सब विधि में आपको भेषज भी आपके साथ लेने पड़ते थे। तो राजवैद्यों की पेटियां रहती थी जिसमें वो औषधि होकर लेके जाते थे। लेकिन इसमें होता था क्या, वो सब औषधि तब उस जमाने में कांच की कुपी में भरी जाती थी। तो कांच की कुपी इस ट्रैवलिंग के दौरान एक दूसरे पे
टकराएंगी, फूट जाएंगी, तो फिर कल्प भी मिक्स हो जाते थे, कभी कभी काज भी मिक्स हो जाती थी। तो इस सब में आपका कल्प खराब हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कांच मिश्रित हो जाएगा कि या दो कल्प मिश्रित हो जाएंगे जो कि आपको नहीं चाहिए थे मिश्रित होना, एक अपेक्षित नहीं था। तो ये सब अगर बातें होने लगी तो उसके वजह से आत्तिक अवस्था में भी जब आपको इमरजेंसी है वो कल्प चाहिए ही, लेकिन आपके हाथ में नहीं होगा शायद, क्योंकि उसमें कांच मिश्रित या अन्य कल्प मिश्रित हो चुका है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, व्यापद होने की संभावना बढ़ जाती थी। तो ये कम करने के लिए ऐसे कल्प चाहिए थे जिसमें ये वेसल्स अगर फूट जाते हैं, ये कूपी वगैरह फूट जाती है, तो उससे ये दोष ना आए। तो ये दोष निकाल दिया पोट्टली कल्पना ने, क्योंकि पोट्टली कल्पना आप चाहिए जितना एक साथ अगर रख भी देते हैं बनने के बाद, और कैसे भी उसको लेके जाते हैं, पोट्टली कापड़ कपड़े की पोट्टली में बांध के जेब में रख के पेटारे में रख के, तो एक दूसरे के साथ टकराने से भी वो फूटेंगी नहीं, एक दूसरे से मिश्रित नहीं होंगी, उसमें कांच इत्यादि मिश्रित नहीं होगी। गलती से कभी पोटली फूट भी गई तो भी जो कि कुछ उसके पार्ट बने हैं वो भी उतने ही स्टोनी हार्ड होंगे, तो आप उसे भी स्टोन पे रब करके पोटली का दान कर ही सकते हो, तो वो दोष दूर हो गया। अल्प समय गुण राहित्य और दीर्घकाल गुण साहित्य, ये एक बड़ी बात थी कि अल्पकाल में गुण रहित हो जाते थे कल्प, क्योंकि हवा अलग अलग जगह पे जाएंगे तो उसकी मॉइस्चर कंटेंट का कल्प पे आज भी आप देखोगे अच्छे ग्रंथोक्त कल्प बनाते हो, जिसमें आजकल जो फार्मेसिस्ट प्रिजर्वेटिव डालते हैं वो बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव अगर आपने नहीं डाले तो एक जगह पे जो कल्प अच्छा है वो दूसरी जगह पे जाने के बाद खराब होता है। जैसे गुग्गुल कल्प हमारे इधर पूना में बहुत अच्छे रहते हैं, वही कोकण में साउथ इंडिया में हम जब भेजेंगे तो अगर पाक अच्छा नहीं है तो उसमें फंगस भी आ सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसके वजह से गुण राहित्य हो जाता है। लेकिन उसी कल्पों की अगर पोटली बनाई जाए, मेनली ऑफकोर्स रसकल्प जिसमें पारद गंधक है, तो उन्हीं की अगर पोटली बनाई जाए तो वो दीर्घकाल तक गुण रहित नहीं होते। उसका एक कारण ये भी है कि जब कोई भी वस्तु स्प्रेड हो चुकी है, जब विस्तारित वस्तु जो कहा हुआ था वैसे विस्तारित स्वरूप में है, जैसे आपको शारंगधर का ये भी याद होगा, अखंड द्रव्य और चूर्णीभूत द्रव्य। जब वो चूर्णीभूत है, वो जब स्प्रेड फॉर्म हो चुका है, उसका वीर्य अल्प रहता है, जब वो अखंड है उसका वीर्य अधिक दिनों तक वैसे के वैसे रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक फिजिक्स का एक ये भी है कि सरफेस एरिया, विस्तारित वस्तु है तो उसको सरफेस एरिया बहुत ज्यादा रहता है, और उसमें से जो कुछ एक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसमें से जो गुण है वो उड़ने लगते हैं, या उनका एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी उस सरफेस पे ज्यादा से ज्यादा होने लगता है। वही जब कॉम्पैक्टली है, जब वो पोट स्वरूप में है, पोटली के स्वरूप में है, जब वो अल्प जगह पे है, तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम रहता है, और उसके वजह से उसके गुण गुण के स्वरूप में आने वाले इसेंशियल ऑयल्स वगैरह उड़ नहीं सकते, या बाकी भी ये एनवायरनमेंट के इफेक्ट उस पे जो हो सकते हैं वो भी नहीं हो सकते। उसके पीछे वो सरफेस एरिया का रूल भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। महत मात्रा और अत्यल्प मात्रा, ये एक बात है। आपको रसकल्पों की भी जितनी मात्रा लगती है उससे उसी कल्प की पोटली अगर यूज करेंगे तो मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्मीकरण का एक सिद्धांत तो उसके पीछे है। आजकल सूक्ष्मीकरण अलग तरह से लिया जाता है, लोग ग्लूकोज में मर्दन करके वगैरह लेते हैं, लेकिन रसशास्त्र में सूक्ष्मीकरण का कंसेप्ट देखेंगे तो ऐसे कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है कि कल्प अगर चूर्ण स्वरूप में अनुपान के साथ सॉलो करने दिया तो वो स्थूल स्वरूप के कण होते हैं, वो इतनी फास्ट एक्शन नहीं दिखा पाते। वही जब पोटली फॉर्म में होते हैं और जब उसको अनुपान के साथ रब करके आप देते हो तो उसके कण बहुत सूक्ष्म सूक्ष्मतर बन जाते हैं, और उसके गुण बहुत जल्दी दिखाई में देते हैं अल्प से मात्रा में भी, क्योंकि अनुपान के साथ मानो वो घुल मिल जाते हैं, वो ऑलमोस्ट द्रव द्रव स्वरूप में ही आ जाते हैं, इसलिए उसके गुण बहुत जल्दी हमें देखने को मिलते हैं। स्थूल और सूक्ष्म, वैसे देखने में तो पोर्टली स्थूल है, लेकिन जैसे अभी बात की कि उसके जो परमाणु है वो घिसने के बाद बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, अन्य कल्पनाओं में वो स्थूल रहते हैं। मृदु और कठिन, बाकी कल्पनाएं मृदु है, ये कल्पना पूरी अगर हम हाथ में लेंगे तो वो कठिन कल्पना है, लेकिन देने के लिए वो इसलिए आसान हो जाती है क्योंकि काठिन्य की वजह से जब हम अनुपान में रब करने जाते हैं तो ऐसे वो फूट नहीं जाती, या गीली होके वो फिर से विस्तारित नहीं हो जाती। वो कठिन्य की वजह से सिर्फ जितना घिसेगा पार्ट उतने से थोड़ा सा पार्ट ही उसमें से अनुपान में उतर जाता है। गंधक के पाक अभाव और गंधक में पाक, तो बाकी कल्पनाओं में गंधक में पाक का अभाव है,
परपटी कल्पना हो या आपकी खलवीय कल्प हो, इनमें ऑफकोर्स गंधक में पाक नहीं किया जाता, लेकिन पोट्टली कल्पना में गंधक में पाक किया जाता है और जिसके वजह से उसमें गुणों का वर्धन होने लगता है और ये काठिन्य आदि गुण भी पाक के वजह से ही आते हैं। अदरवाइज विदाउट पाक अगर आप उसी कल्प की सिर्फ पोट्टली आकृति करके रखोगे तो वो ब्रिटल होती है, उंगली से भी फूट जाती है दबाने से। लेकिन जब पोट्टली फॉर्म में आती है तो वो हम परीक्षा करने के लिए 4-4 5-5 फीट के ऊपर से भी गिरा देते हैं उसे जमीन पे या टाइल्स पे, तो भी वो बहुत बार फूटती नहीं है। इतना काठिन्य सिर्फ गंधक में पाक होने की वजह से, गंधक उसमें आ जाता है और गंधक के वजह से, पाक के वजह से वो एक पारद और गंधक का जो बंध बन जाता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये सेम ही बंध है जो परपटी में है। तो परपटी का नाम भी इसलिए बंध के स्वरूप में अगर देखेंगे तो पोट बंध है परपटी का नाम, क्योंकि उसमें भी यही बंध होता है जो उसे काठिन्य देता है। परपटी भी वैसे तो जब बनती है वह कठिन ही होती है, लेकिन उसे आकृति नहीं दी होती, इसलिए वो टूट सकती है। लेकिन पोट्टली में वो और कॉम्पैक्ट और बड़ी आकृति भी दी है, इसलिए टूट भी नहीं पाती और हम मर्दन करके दे सकते हैं। नेक्स्ट। तो इसलिए अभी बात करते करते हमारा बार बार जो फोकस आ रहा है वो है अन्य कल्पना और पोट्टेली कल्पना, यानी पारद की 4 मूर्छनाएं हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो पारद की जो 4 मूर्छनाएं हैं उस पे हम बात कर रहे हैं और ये पूरा चातुर्मास सीरीज में इन कल्पनाओं पे भी कल्पनाओं पे ही बात होने वाली है। तो थोड़ा सा इन कल्पनाओं में तारतम्य क्या है या एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, और मेनली इन फोकस ऑफ पोर्टली आज का जो विषय है वो हम देखेंगे कि आपको पता है ये 4 कल्पनाएं कौन सी है, खलवीय, परपटी, पोट्टली और कुपिपक्व। तो ऐसे 4 कल्पनाएं रसशास्त्र की मानी गई है कि रसकल्प इन 4 कल्पनाओं में विशेष करके विभक्त हो सकते हैं। इसमें से पहली है खलवीय, जो कि वो चित्र भी आपको नीचे दिखाई देंगे, खलव यंत्र में मर्दन करके बनाई जाती है। दूसरी है परपटी, जो कि मेनली पारद और गंधक से ही, कज्जली से ही बनती है और अन्य धातु वगैरह ही भी रहते हैं, जो कि पालिका यंत्र में द्रवीभूत करके कदली पत्र में बनाए जाते हैं। तीसरी है पोट्टली कल्पना, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें शिखराकृति विशेष करके हम देख रहे हैं। और कुपिपक्व, जिसमें वही पारद गंधक होते हैं और उसे कूपी में रख के बहुत तीक्ष्ण अग्नि तक पाक किया जाता है और उसमें से एक सिंदूर फॉर्म या तलस्थ फॉर्म में वो कल्प आ जाते हैं। अभी इसमें रसशास्त्र की ब्यूटी ये है कि समझो फॉर एग्जांपल पारद और गंधक, ये 2 ही द्रव्य अगर हम कंसिडर करते हैं, तो पारद और गंधक इनके कज्जली से ये सभी की सभी कल्पनाएं बन सकती है। यानी पारद और गंधक की खलवीय देखेंगे तो कज्जली बनती है, उसे ही पालिका यंत्र में पाक करते हैं तो उसकी परपटी भी बनती है, उसे ही शिखराकृति दे के बाद में गंधक में पाक करते हैं तो उसकी पोट्टली बनती है, और उसे ही भावना वगैरह दे के शुष्क करके कुपी में भर के अगर पाक करेंगे तो उसकी कुपी पक्व सिंदूर भी बन जाता है। तो द्रव्य वही है, लेकिन जैसे संस्कार बदलेगा, जैसे विशेष करके अग्नि संस्कार बदलेगा, वैसे उसका स्वरूप बदल रहा है और चिकित्सा में उपयोजन करने का दायरा भी पूरा का पूरा बदल रहा है। तो इसलिए उन्हें कंपैरेटिवली समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे खलवीय कल्पम और इन सब में आप उस एरो में नीचे देखोगे तो अग्निमान, अग्निकाल और गंधक जारण, ये 3 बातें बताई हुई है। तो इन 3 बातों में ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है इन चारों फॉर्म्स में। जैसे अग्निमान ग्रेजुअली बढ़ते जाता है हर एक कल्पना में, अग्निकाल भी बढ़ते जाता है। अग्निमान वो है जो आप उसे चाहिए तो टेम्परेचर कह सकते हो कि कितने टेम्परेचर तक आप दे रहे हो उसे, कितनी हीट दे रहे हो। अग्निकाल वो है कि कितनी समय तक आप वो पाक कर रहे हो। गंधक जारण यानी गंधक में कितनी देर के लिए उसका पाक हो रहा है और उसके वजह से कितना गंधक उसमें एब्सॉर्ब हो रहा है या जारित हो रहा है। ये सब बातें देखेंगे तो खलवीय में अग्नि बाह्य स्वरूप में दिया ही नहीं जाता। खलवो में मर्दन करते वक्त वो दोनों के घर्षण में, खलवो और पेशणी के घर्षण से जो कुछ अल्प अग्नि निर्मित होता होगा, अल्प ऊष्मा निर्मित होती होगी, वो होती जरूर है, क्योंकि आपको धीरे धीरे उसमें से जलीय द्रव्य जो है उसमें से आप धातु जो है या जल जो है वो उड़ते जाता है और शुष्कता आती है, ऐसे देखने को मिलता है। तो खलवीय में वो बहुत अल्प ऊष्मा निर्मित होती है और ऊष्मा दी ही नहीं जाती, इसलिए काल भी ऊष्मा का काल ज्यादा रहता ही नहीं। घर्षण में जितना निकालोगे आप टाइम उतना ही है। परपटी कल्पना में ये दोनों बढ़ जाते हैं, अग्निमान बढ़ जाता है, यानी आप मृदु अग्नि देते हो
जिसमें आपकी जो कज्जली है वो द्रवीभूत हो जाए, तो उसमें लगने वाला जो अग्नि है वो मृदु अग्नि है। यानी वैसे देखने जाएंगे तो कुपिपक्व में जिसे मृदु मध्यम तीक्ष्ण अग्नि कहा जाता है, उसमें से मृदु और मध्य के बीच का अग्नि है जो परपटी में दिया जाता है, और उससे जो बनती है द्रवीभूत होकर कदली पत्र पे डालने के बाद वो है परपटी। तो उसमें गंधक जारण भी उतना नहीं रहता उसके कज्जली में जो गंधक है वही सिर्फ द्रवीभूत हो जाता है, और उतने अल्प समय में जितना भी पारद में जारित हो सकता है उतना ही जारण हो पाएगा। पोट्टली में ये दोनों तीनों चीजें और बढ़ जाती है। जैसे अग्निमान भी थोड़ा ज्यादा रहता है, यानी सिर्फ कज्जली द्रवीभूत होने तक नहीं, वो गंधक जो बाहर का है जिसमें पाक के लिए रखा है पोट्टली को, वो द्रवीभूत हो पूरा का पूरा हो चुका है। परपटी में थोड़ा नवनीत जैसे रहता है, इधर पूरा द्रवीभूत है, जल जैसे है। अग्नि काल बड़ा है, सिर्फ द्रवीभूत होने तक ही नहीं रखा जाता जैसे परपटी में है। पोट्टली में द्रवीभूत गंधक में शुरुआत करके गिनना समय का ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, 1.5 घंटा, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 24 आवर्स तक भी अलग अलग मान में अग्निमान बढ़ाया जाता है, और इसलिए उसमें होने वाला गंधक का जारण थोड़ा अधिक है परपटी से तुलना में अगर सोचेंगे तो। और कुप्पी पक्व में ये सभी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कुप्पी पक्व में अग्नि जो देते हैं वो सिर्फ मृदु नहीं रहता, मृदु मध्य तीक्ष्ण कल्प के हिसाब से सभी अग्नि स्वांग शैत्य तक आगे लेके जाना, ये सभी चीजें होती है। तीक्ष्ण अग्नि बहुत बड़ी मात्रा में और रहता है। उसमें अग्नि काल भी इसलिए ज्यादा है कि सभी अग्नि देने हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि टाइम मेंशन होता है, तो कभी 24 आवर्स, 72 आवर्स, 96 आवर्स, तो पोट्टली से बहुत ज्यादा है। पोट्टली का मान मैक्सिमम जितना है ऑलमोस्ट उतनी मिनिमम मान है अग्नि काल का कुपिपक्व का, और इसीलिए उसमें होने वाला गंधक जारण भी सबसे ज्यादा है कि पूरा का पूरा अधिक जो गंधक है वो बर्न होके चला जाता है, और पूरा बाकी गंधक पारद में जारित हो जाए, ऐसे विधि उसे किया गया है। तो ये सभी चीजें कुपिपक्व में बढ़ती है। तो ये समझना क्यों, ये डिस्कशन से क्या मिलेगा, तो इस डिस्कशन से हमें क्लिनिकल एप्लीकेशन में भी हिंट्स मिल सकती है। जैसे अग्नि बढ़ेगा वैसे हमें पता है गुणों के तौर पे लघुत्व अधिक होगा, सूक्ष्मत्व अधिक होगा, लेकिन वैसे ही तैक्ष्ण्य भी अधिक होगा, तेज धातु भी तेज महाभूत भी उतना ही उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा वो, या बढ़ जाएगा। ये सभी चीजें बढ़ जाएंगी, इसलिए खलवीय कल्प उस तरह से सोचेंगे तो थोड़े स्थूल है, थोड़े गुरुत्व युक्त है। परपटी कल्पना भी स्थूल है, गुरु है, उसकी मात्रा भी अधिक है क्योंकि उसमें भी अग्निमान कम है, जारण भी कम है, तो वो कल्पना भी बहुत स्थूल है, और बनाते वक्त भी काठिन्य है उसमें। तो कल्पना स्थूल है, उसकी मात्रा भी अधिक देनी पड़ती है, उसके जानबूझ के वैसे ही बनाई है वो, ऐसे नहीं कि ये पोट्टली अच्छी या परपटी अच्छी। एप्लीकेशन करते वक्त ये याद रहना चाहिए, पोट्टली कल्पना उस तरह से है तो कठिन, लेकिन आप घीस के देते हो परमाणु सूक्ष्म हो जाते, तो अग्निमान ज्यादा रहता है तो वो लघु भी बन जाती है, और सूक्ष्म परमाणु होते हैं, तीक्ष्णता रहती है, इसलिए वीर्य अधिक रहता है खलवीय या परपटी से भी। और कुपिपक्व में ये सभी चीजें ज्यादा रहती है, यानी वीर्य भी बहुत ज्यादा होगा, तैक्ष्ण्य भी होगा, सूक्ष्मत्व भी ज्यादा होगा, तो वो और हाईली पोटेंट कही जाएगी। लेकिन ये पोटेंसी कंपैरिजन के लिए नहीं है, आपको पता रहना चाहिए कि अवस्था के हिसाब से कौन सा उपयुक्त होना चाहिए। यानी अगर अवस्था ही रुग्ण की पित्ताधिक्य ज्यादा है, या शरीर में उष्मा बहुत बढ़ा है, तो जानबूझ के आप कुपिपक्व इस्तेमाल नहीं करोगे, अन्य कल्पना पे जाओगे। लेकिन शैत्य बहुत ज्यादा है, अग्नि कम हो गया है, तो कुपिपक्व इस्तेमाल करोगे, या पोट्टली इस्तेमाल करोगे। और हर एक का दायरा भी अलग है काम करने का, यानी खलवीय कल्प तो नाम के लिए एक ही कैटेगरी है, लेकिन बहुत सारे कल्प होते हैं, तो उनका तो फलश्रुति के हिसाब से और भी कौन कौन से संस्कार है उसके हिसाब से सार्वदेहिक तौर पे अलग अलग परिणाम मिलते हैं। परपटी कल्पना वैसे नहीं है, परपटी कल्पना का दायरा इतना ही है कि वो महास्रोतस और कोष्टांग इधर तक ही सीमित रहेगा, कोष्टांगों पे और महास्रोतस पे ही ज्यादा से ज्यादा काम दिखाएगा, और उसमें भी सबसे ज्यादा ग्रहणी पे। पोट्टली कल्पना है तो वैसे दो देखने जाएंगे तो ग्रहणी में ज्यादा इंडिकेटेड, तो ग्रहणी पे भी एक्शन दिखाएगी, लेकिन
वैसे ही सूक्ष्मत्व के वजह से सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतों में आगे आगे जाते हुए शुक्र वह स्रोतस तक भी जा सकते हैं। इसलिए सभी धातुओं पे भी और सभी धातुवाग्नि पे भी काम पोट्टली कल्पना दिखा सकती है। और कुपिपक्व का दायरा थोड़ा अलग है, बहुत ही सूक्ष्म है, तो वो आपको सिर्फ महास्रोतस पे या कोष्टांगों पे उतना काम दिखेगा नहीं, उल्टा वो जल्दी से जल्दी पचन होके सूक्ष्म स्रोतों में ही चली जाती है। इसलिए सूक्ष्म स्रोतों में ही ज्यादा काम मिलेगा। इसलिए प्राणव स्रोतस में, फुफ्फुस पे, शुक्रव स्रोतस पे, मस्तिष्क पे, हृदय पे, ऐसे जगह पे उसका जल्दी ज्यादा एक्शन दिखने को मिलती है। तो दायरा ही बदल जाता है और मात्रा इत्यादि भी बदल जाती है। नेक्स्ट प्लीज। और एक बार आगे। तो इसलिए ये पोट्टली रहस्य नाम का रसयोग सागर का हरिप्रपन्न जी जो है उसके लेखक, उनके कुछ वक्तव्य है। आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट या आप बाद में प्रोवाइड भी होगा, उसमें रिकॉर्डिंग में भी आप फिर से इन डिटेल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो द्रव्य भी उन्होंने बताया है, कौन कौन से रसक द्रव्य यूज होते हैं पोट्टली के तौर पे, वो मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा इन डिटेल। या थोड़ा सा विधान भी दिया है, ये जो पहला बॉक्स किया है रेड बॉक्स लेफ्ट हैंड साइड पे। लेकिन ऊपर जो रेड बॉक्स है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आई है कि वो बताते हैं कि पोट्टली कल्पना में अलग अलग भावना दी जाती है। पोट्टली कल्पना आकृति देने से पहले तुलसी की भावना, या जैसे हम कुमारी की अभी भावना देते हैं, या भृंगराज की भावना देते हैं। तो ये अलग अलग भावना देख के बाद में पाक किया जाता है। कुपी पक्व में भी यही बात होती है, गंधक में पाक होता है या कुपी में पाक होता है। तो उनका कहना है, कुछ लोगों का कहना होता है कि ये पाक करने के बाद तो वो भस्म हो जाते हैं उस द्रव्य के, इसलिए इसका मतलब कुछ नहीं है, जल से भी देके चलेगी। लेकिन हरिप्रपन्न जी कहते हैं ये पागलपन है ऐसे बात करना, क्योंकि प्रैक्टिकली क्लिनिकल एप्लीकेशन में डिफरेंसेस दिखते हैं। अलग अलग भावना देने के बाद अलग अलग व्याधियों पे काम होता है। इसलिए ये ना युक्ति ना सोचते हुए कि वो गंधक की वजह से जलती होंगी, लेकिन रिजल्ट में परिणाम अलग अलग आ रहा है, इसलिए हमें अलग अलग भावना देनी चाहिए। यही बात दूसरी पोट्टली में इंपॉर्टेंट हो जाती है। वृद्ध वैद्यों ने जिन कल्पों की पोट्टलियां बनाई है, जैसे सुवर्ण सुच्छेकर पोट्टली, लक्ष्मी विलास पोट्टली, इन पोट्टलियों में बहुत सारे चूर्ण ही है वनस्पतिज। तो प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो गंधक में पाक होने के बाद ऑलमोस्ट 130 से लेके 170 डिग्री पे पाक होने के बाद ये तो चार्ड मटेरियल होते जाता होगा, चारकोल होगा। तो इसका क्या फायदा है, ऐसे कोई भी सोचेगा। और फ्रैंकली मुझे भी शुरुआत में ऐसे ये थॉट आया था कि इसका क्या फायदा होता होगा। लेकिन वही बात है कि प्रत्यक्ष में लेकिन गुण देखने को मिलते हैं। इसके बारे में मैं खुद का अनुभव बताऊंगा कि मैंने जो शुरुआत की पोट्टली कल्पना इस्तेमाल करना, वो थी सुवर्ण सुच्छेखर की ही पोट्टली, सबसे पहले जो जिंदगी में इस्तेमाल की। और वो परंपरा से चलती आई हुई हमारे घर में रखी हुई पोट्टली थी। तो ऑलमोस्ट 100 से 150 साल उस पोट्टली को बना के हो चुके थे। लेकिन आज भी प्रैक्टिस में एटलीस्ट सुवर्ण सुच्छेखर के जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, वो रिजल्ट्स उस पोट्टली से भी आते थे। यानी 150 साल के बाद भी गंधक में जिसका पाक किया गया है उतनी कठिन है वो, और गंधक के पाक की वजह से उसमें से द्रव्य जो है वो भस्मीभूत हो चुके होंगे शायद वनस्पति, लेकिन 150 साल के भी बाद भी वो रिजल्ट्स दे रहे थे। तो प्रैक्टिकली ये देखने को मिलता है कि रिजल्ट्स में अंतर नहीं आता, उल्टे बढ़ते हैं। इसलिए पोट्टली कल्पना में चूर्ण का फायदा नहीं है या भावना का कुछ मतलब नहीं है, ऐसे बात नहीं होनी चाहिए, वो रिजल्ट्स दिखते ही है। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी थोड़ा सा हम निर्माण विधि पे बात करेंगे। नेक्स्ट। तो निर्माण विधि जो है वो कुछ इस तरह है। स्टेप्स अगर देखेंगे तो सबसे पहले शुद्धि और भस्म, उसमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जैसे पारद गंधक, इनकी शुद्धि होनी चाहिए या अष्ट संस्कार वगैरह होने चाहिए। और बाकी जो द्रव्य होंगे उसमें भस्म अच्छे से होने चाहिए। तो ये आप बनाते हो तो पहले आपको बनाना पड़ेगा या फिर आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा। बाद में भावना होनी चाहिए उसकी ठीक से। अल्प गंधक दान, ये एक विधि आता है रसयोग सागर में। मर्दन होने के बाद थोड़ा सा गंधक उसमें ऐड करना चाहिए। शिखराकृति उसके आकृति देनी चाहिए, उसे सुखाना चाहिए, शुष्कता का मतलब है। उसके बाद सगंध पोट्टली बंधन, थोड़ा सा कपड़े में गंधक रख के उसमें उस शुष्क पोट्टली को बांधना चाहिए और गंधक में पाक करना चाहिए। गंधक में पाक होने के बाद जब निकाल लोगे आप, तब वस्त्र और गंधक हटा देने चाहिए और अच्छे से लेखन करके दिखने में अच्छी श्लक्ष्ण ऐसे पोट्टली आपको
प्राप्त करनी चाहिए। तो ये स्टेप्स होते हैं। जैसे नेक्स्ट आप 2-3 स्लाइड धीरे-धीरे देखते जाओगे तो आपको वो विधि दिखाई देगी फोटोज में। नेक्स्ट जैसे इधर आप देखोगे कि एक रस सिंदूर, पहले सिंदूर बनाया हुआ है और उसकी पोटली बनाई हुई है। तो सिंदूर में अल्प गंधक दान किया हुआ है, थोड़ा सा गंधक एक्स्ट्रा और डाला हुआ है। बाद में उसमें कुमारी की मज्जा या स्वरस डाला हुआ है और कपड़े में नेक्स्ट उसे रखा जाएगा और बांधा जाएगा, जो कि पोटली बनाई जाएगी। तो ये पोटलियाँ जो होती है, नेक्स्ट प्लीज। तो ये पोटलियाँ एक ही सिर्फ पोटली नहीं, आप चाहिए तो बहुत सारी पोटलियाँ भी एक साथ बांध के उसका पाक कर सकते हो, उसमें डाउट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे कर रहे हैं। रस हृदय में अभी 200-300 पोटलियाँ भी एक साथ बांध बांध के एक ही गंधक भरे हुए मटके में पाक किया जाता है, या वालुका यंत्र में उसके। तो ये पाक होता है और बिल्कुल भी चिपकती वगैरह नहीं या खराब नहीं होती पोटली, एक साथ भी कर सकते हो। उसमें कौशेय वस्त्र वगैरह आए हुए हैं बातें, वो होना भी चाहिए अगर पॉसिबल है, लेकिन आजकल वो नेचुरल मिलना मुश्किल हो जाता है। बट हमने देखा है प्रैक्टिकली कि जो मसलिन क्लॉथ मिलता है, जो मृत करपट के लिए, मात कापड़ के लिए लाते हैं हम, उस कपड़े में ही रख के हम पाक करते हैं। और कितनी हजारों पोटलियां अभी तक रस हृदय में बन चुकी है, उसमें कभी भी ऐसे इशू नहीं आया कि पोटली कपड़े के वजह से फट के खराब हो गई वगैरह। वो अच्छा ही पाक होता है। तो सिंपल मसलिन क्लॉथ भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। तो नेक्स्ट आप देखोगे गंधक में रख के उसका पाक किया जाता है। तो वालू का यंत्र पहले आपने सेट करना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे आपको इस फोटो में दिखेगा बीच के, वैसे वालू का यंत्र पहले ही सेट कर लेना चाहिए। और सेट करके बाद में आप तब तक कर सकते हो जिससे गंधक द्रवीभूत पहले ही हो जाएगा। तो द्रवीभूत करो। नेक्स्ट स्लाइड। गंधक द्रवीभूत होने के बाद आप उसमें पोटली को लटका सकते हो, जैसे अभी इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। पहले गंधक रखा है वालू का यंत्र में, उसे द्रवीभूत किया हुआ है और बाद में वो पोटलियां उसमें छोड़ दी है। जब आप द्रवीभूत गंधक में छोड़ोगे तब से आपको समय गिनना चाहिए कि कितने घंटे के लिए आपको रखना है। तो इसमें सिद्धि प्रामाण्य ऐसे ग्रंथ में डायरेक्टली ज्यादा कुछ बात आई नहीं हुई। लेकिन कुछ वैद्य कहते हैं कि अ, या ग्रंथ भी लेटेस्ट जो है वो कहते हैं कि नीले वर्ण का वो आकाश जैसे वर्ण आना चाहिए या नीला वर्ण आना चाहिए। अब ये आकाश जैसे नहीं कह सकते, नीला का मतलब अ, कृष्णता युक्त नील, भृंग जैसे नील, भृंग नील जिसे हम कहते हैं, वैसे वो वर्ण रहता है। लेकिन उससे भी जरूरी है, अगर ग्रंथ में मान बताया है कितनी देर के लिए काल, तो उतने काल के लिए रखेंगे तो भी सफिशिएंट। जैसे हिमगर्भ में हम 45 मिनट्स या 1.5 घंटा जैसे पाठ है वैसे ही रखते हैं, उससे भी अच्छा पाक हो जाता है। सिद्धि प्रामाण्य सबसे जरूरी यही है कि वो बहुत अच्छे से कठिन बने, फूटे ना। तो इसलिए पाक होने के बाद सूखने थोड़ी ठंडा होने के बाद हम उसे एक्चुअली बैंग करके या फेंक के देखते हैं जमीन पे, मेटेलिक सरफेस पे। तो मेटेलिक सरफेस पे डालने के बाद, जमीन पे डालने पे बाद या टाइल्स पे फेंकने के बाद फूटती भी नहीं है, जंप होती है और साउंड आता है मेटेलिक। वही उसकी सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये पोटली पाक होने के बाद अच्छे से घर्षण करके उसे रखना चाहिए। तो पॉलिश पेपर का भी इस्तेमाल आजकल हम करते हैं, तो पॉलिश पेपर से भी आ, उसे पॉलिश करके आप अच्छे से पोटलियां बना सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग ये बहुत अच्छे से बनी हुई। तो सुष्ठु संपादन है, ऐसे रसयोग सागर उसे अच्छा शब्द यूज करते हैं। दिखने में बहुत अच्छी दिखती है। ऊपर की लोह गर्भ है, बीच में रस सिंदूर की पोटली है, या येलो कलर दिख रही है वो शिलागल्भ पोटली है, बहुत अच्छे दिखती है। जैसे ये सभी पोटलियां ऑलमोस्ट अभी रस हृदय में बनी है। और हमारी पूरी जो टीम है, वैद्य योगेश पांडे है या अथर्व मेहता, शुभम मोहिते, ये सब हमारे पार्टनर्स भी है। ये सब इस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो दिखने में भी अच्छी हो, उसका पैकेजिंग भी अच्छा हो और ग्रंथोक्त निर्माण भी हो जिससे उसे गुण अच्छे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें भी आप देख सकते हो अच्छी दिखने वाली हेमगर्भ की पोटली है या लोह गर्भ पोटलिया है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी बात हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे, वो है शिखराकारत्व। पोटली का जो शिखराकृति है वो वही क्यों और उससे क्या होगा। तो रसयोग सागर की ही एक लाइन इधर देख सकते हैं हम। पर्वतीया जांगलाश्च अधुना अप्य औषधानां पिंडम निर्माय रक्षयन्ति।
तो वो कहते हैं जांगल देश, जांगल यानी जंगल में रहने वाले और पर्वत पे रहने वाले आदिवासी लोग भी पोटली बना के कल्प रखते हैं। पोटली का मतलब गंधक में पाक नहीं। कुछ आदिवासी लोग वैसे भी है साउथ इंडिया में जो पोटलियां भी बनाते हैं, लेकिन कोई भी द्रव्य को गोला बना के कपड़े में बांध के रखते हैं कि वो खराब ना हो। तो हम जो बात कर रहे थे सरफेस एरिया की और उसके वजह से एनवायरनमेंट का इफेक्ट ना हो, वो एक महत्वपूर्ण बात है उसमें, जो अन्य लोगों को भी पता है। ऐसे रसयोग सागरकार कह रहे हैं। आज भी आप अगर आदिवासी एरिया में जाओगे तो अलग अलग लेप के द्रव्य की भी डायरेक्टली पोटली आप परचेज भी कर सकते हो कपड़े में बांधी हुई। तो और दूसरा एक श्लोक वृंदवादव में आया हुआ है, नवत्वात्स पुराणच्च संख्या विभाग योजनई परिणामाकृतिभ्याम च विशिष्टा शक्ति रिष्यते। तो वह कहते हैं कि ये जो बातें होती है कि कुछ द्रव्य नव चाहिए, कुछ पुराने चाहिए, टिपिकल संख्या में ही लेने चाहिए या विशिष्ट आकृति देनी चाहिए जैसे शिखराकृति, ये सभी विशिष्टा शक्ति, ये विशिष्ट शक्ति के लिए एक्सपेक्टेड रहता है। तो ये विशिष्ट शक्ति क्या है, तो वो शिखराकृति में विशिष्ट शक्ति क्या है, तो उसके बेनिफिट जो कि आप इजी होल्ड कर सकते हो उसे, कि ऐसे इजीली पकड़ सकते हो और रब कर सकते हो, ये एक विशिष्ट फायदा उसका रहता है। और ये आकृति की वजह से अच्छे से घर्षण होता है। घर्षण होते हुए अल्प सूक्ष्म सूक्ष्मतर परमाणु ही अनुपान में आ जाते हैं और देने में आसानी भी रहती है रुग्ण को अनुपान में। और सबसे बढ़िया बात क्या रहती है, उसी कल्प को अगर आप चूर्ण करके देने जाओगे, सॉरी, तो मात्रा बढ़ जाएगी। अगर तो स्पेसिफिकली भेषज द्वेषी रुग्ण या फिर वृद्ध रुग्ण या मूर्छित भ्रमित रुग्ण जो है, वो स्वॉलो अगर नहीं कर पा रहे हैं भेषज को तो दिक्कत आती है। लेकिन पोटली फॉर्म में अनुपान में घिसने के बाद इतनी अल्प मात्रा और मानो वो द्रव ही हो जाता है, तो अलग से स्वॉलोइंग की क्रिया जरूरी नहीं होती। तो इसलिए वो आसान हो जाता है। आप गम्स पे भी अगर रब करके रखोगे तो भी धीरे 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 एब्सॉर्ब हो जाता है और धीरे धीरे पचन होके आपको रिजल्ट्स दिखने को मिलते हैं जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसलिए शिखराकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये सभी शिखराकृति के बारे में ये क्रोनोलॉजी, उसके पीछे की सूत्र या सिद्धांत, ये देखने के बाद एक्चुअली जो हमारा आज का महत्वपूर्ण फोकस है वो है क्लिनिकल पार्ट पे। तो क्लिनिकल पार्ट पे आएंगे हम कि उसमें से पहली चिक पोटली हम लेने वाले जो कि सबसे फेमस पोटली है वो है हेमगर्भ पोटली। तो हेमगर्भ पोटली देखेंगे तो बहुत कम इंग्रेडिएंट वाला कल्प है, लेकिन सबसे बलशाली कल्प है जो फेमस है पहले से। अरिष्ट लक्षण में भी काम करने के लिए कारगर हो सकता है, ऐसे कल्प वैद्यों ने माना हुआ। तो उसमें सिर्फ 4 घटक द्रव्य होते हैं, शुद्ध या अष्ट संस्कारित जो भी सही है वो पारद, शुद्ध गंधक, सुवर्ण भस्म और ताम्र भस्म। इन चारों द्रव्य से सिर्फ ये बनता है। इसके पीछे एक थोड़ा सा ब्राइट वॉलपेपर जैसे रखा हुआ है, ये जानबूझ के रखा हुआ है। आपको अगर पता होगा या नहीं भी, तो ये जो फोटो है वो एक इमेजिनरी पिक्चर है, उसे सुपरनोवा कहता है। जब स्टार की डेथ होती है तब कुछ इस तरह से शायद दिखते होंगे, सूरज जैसे अलग अलग स्टार्स जो कि विश्व में है वो कुछ शताब्दी या सालों हजारों सालों के बाद फूटते हैं। तो उसका ये वर्णन है दिखने में। ये इधर रखा हुआ है क्योंकि मॉडर्न साइंस कहता है धातु पृथ्वी पे कैसे आए, मेनली सुवर्ण, प्लैटिनम, रौप्य इत्यादि, ये सभी धातु इस सुपरनोवा में जन्म लिए हुए हैं और पृथ्वी में बाहर से आके गिरे हैं। ये सब बताने की इधर जरूरत इतनी ही है कि इसमें जो 2 द्रव्य है सुवर्ण और ताम्र, ये दोनों द्रव्य रसशास्त्र के हिसाब से भी अग्नि से जन्म लिए हुए या सूर्य से जन्म लिए हुए कहा है। यानी सूर्य जैसे स्टार्स या अग्नि, इनसे जन्म लेने वाले ये 2 द्रव्य है। और ये बात इधर ज्यादा जरूरी हो चुकी बताना, क्योंकि यही बात मैंने गोवा में एक बार सुवर्ण के बारे में बात करते हुए बताई थी। और तब सुदैव से मेरे गुरुजी वैद्य अनिल पानसे सर उधर बैठे थे, उन्होंने वो सुनी थी। और उस दिन शाम को मुझे उन्होंने इस एक शब्द को ही पकड़ के उसका महत्व समझाया कि वो मानते थे कि कोई उपमा भी हमारे शास्त्र में ऐसे ही फालतू में नहीं दी हुई। उस उपमा के पीछे भी, उपमान ये प्रमाण है तो वो प्रमाण ही है, वो ज्ञान का सहायभूत ही होगा। तो उनका कहना था ये उनसे जन्म लिए हुए है
यानी क्या, महाभूत के तौर पे ये दोनों तेजस द्रव्य है। और सुवर्ण और ताम्र युक्त यानी तेजस द्रव्य युक्त अगर हिमगर्भ पोटली है तो शरीर में जाके वो क्या करेगी, तेज महाभूत को बढ़ाएगी। और उन्होंने वो समझाया था, वो आगे जाके भी मैं डिस्कस करूंगा, कि इसीलिए शरीर में जाके तेज बढ़ाना, और वो भी मर्मगत या मर्म के स्थान पे, सद्यो मर्म जो है, सद्यो प्राणहर मर्म, उनके स्थान पे जाके तेज बढ़ाना, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए हेमगर्भ ज्यादा फेमस हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसलिए ये अगर द्रव्य देखेंगे तो रसशास्त्र क्या कहता है, लेकिन उत्पत्ति कथा के हिसाब से तो ठीक है, तेज जैसा समझ में आया, लेकिन रसशास्त्र के सिद्धांत क्या कहते हैं। तो उसके लिए एक रसेंद्र चिंतामणि का श्लोक आपके सामने है, जो इस तरह है, हेमना हंति त्रिदोष जो रोपेण पित्तामयान वगैरह। तो उसमें से दो द्रव्य, यानी उस श्लोक में ये बताया हुआ है कि पारद कोई भी धातुओं के साथ आता है तो क्या एक्शन दिखाता है। तो उसमें से हेमना हंति त्रिदोष, जब पारद सुवर्ण के साथ रहता है तो वो त्रिदोषज रुजा में या त्रिदोषज अवस्था में, रुजा युक्त अवस्था में, सन्निपात अवस्था में काम करता है। और ताम्रेणापि वातकफामयांच विना, और ताम्र से वातकफज व्याधियों पे या वातकफज शूल पे ताम्र और पारदीय संयोग काम करता है। इधर तो ये तीनों है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वातकफ प्रधान त्रिदोषज या सन्निपात अवस्था, इसमें हेमगर्भ ज्यादा काम करेगा, जो प्रैक्टिकली दिखाई देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसलिए हम अगर उसके द्रव्य के हिसाब से अगर एक चार्ट बनाते हैं तो हम जनरली इस तरह से रसकल्पों का अध्ययन करते हैं। पहले तो उसके घटक द्रव्य का, तो घटक द्रव्य में से अगर सब हम रखेंगे और उसके सामने उसका रस पंचक आदि रखेंगे, तो मेनली रसवीर्य, विपाक, गुण, दोषघ्नत्व, रोगघ्नत्व, ये बातें अगर हम इधर रखेंगे तो उसकी टोटल क्या होती है, यानी वह उसके इंग्रेडिएंट्स की टोटल करेंगे इन सब चीजों की, तो वो हेमगर्भ की होगी। तो हेमगर्भ कल्प अच्छे से जानने के लिए वो फायदे का रहेगा। जैसे रस में मधुर कषाय तिक्त हो सकता है, उष्ण वीर्यात्मक है, कटु है। यानी ये क्या है, ये टोटल का मतलब ऊपर चार्ट में जो द्रव्य दिए हुए हैं उनमें मैक्सिमम टाइम्स जो कुछ ऑकर हुआ होगा वो हेमगर्भ का वीर्य है या विपाक है, ऐसे कंसीडर किया है, या उसे ऐड करते गए हैं। बार बार अगर आए हैं दो तीन चीजें तो वो दो सभी के सभी लिखी है। तो जैसे कि विपाक कटु होगा, अभी ये चीजें आप धीरे धीरे टैली करते जा सकते हो। जैसे कटु विपाक, मैं जब वैद्यों से बात करता हूँ तो ये प्रतीत हुआ था कि कुछ वैद्य है जिन्होंने हेमगर्भ ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा रुग्णों में इस्तेमाल किया है, तो उन्हें मलबद्धता देखने को मिलती है अगर बड़ी मात्रा में ज्यादा दिन के लिए हेमगर्भ इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि वो कटु विपाकी है, तो ये टैली हो जाता है कि हाँ हेमगर्भ कटु विपाकी भी है। गुण उसमें आने वाले घटक द्रव्य में ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखेंगे तो वो स्निग्ध, सर, संग्राही, तीक्ष्ण, लेखन, दीपन, रसायन, विषहर, रुद्य, छेदी, वृष्य, दुष्टिबल्य, आयुष्य बल्य, ऐसे दिखने दिखते। इसका फायदा क्या होता है, ग्रंथोक्त फलश्रुति में ये कुछ चीजें नहीं आई हुई होती, लेकिन हम उस पे सोच सकते। जैसे रुद्य, हेमगर्भ रुद्य है या हेमगर्भ विषहर है, ये बात और भी एक युक्ति से पता चलेगी। जैसे ताम्र और सुवर्ण, ये बृहत्रयी में, या विशेष करके आप अष्टांग हृदय का से 8th चैप्टर अगर पढ़ते हो, 7th चैप्टर, तो उसमें भी विष की चिकित्सा में ताम्र पहले देने के लिए बात आई है, जिससे विशोधन हो जाता है, और सुवर्ण रुद्र रक्षण के लिए बाद में देना है। यानी ये दोनों द्रव्य विष की चिकित्सा में इंडिकेटेड है। तो आज के तौर पे सिर्फ पॉइजन नहीं, जो गर्भ विष जैसे बहुत बड़े केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मेडिसिन का गर्भ विष जैसे होने वाला प्रभाव, ये चीजें जो आज के जमाने में बढ़ रही है और उसके वजह से दारुण व्याधि बढ़ते जा रहे हैं, उसमें ये दोनों का संयोग बहुत बड़ा बड़ा रोल प्ले करता है। और इसलिए हेमगर्भ आज के जमाने में बहुत एक महत्वपूर्ण औषधि हो जाती है, ये पूरे गर्भ विषहर। और मेनली रुद्र है, रुद्र को बल्य भी होगा सुवर्ण की वजह से, और शोधन भी करवाएगा। तो इन सब सभी चीजों से ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। त्रिदोषहर है, वात कफ प्रधान है, ये द्रव्यों से भी वही बात पता चली। तो पहले के स्लाइड में हमने सिद्धांत के तौर पे जो बात की थी कि वात प्रधान, वात कफ प्रधान सन्निपातक, वही चीज द्रव्यों के हिसाब से भी आ रही है। यानी वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा सोचने का। और रोगघनत्व अगर हम मैक्सिमम द्रव्यों का देखेंगे इसमें से, तो कास, श्वास, क्षय, ग्रहणी, कुष्ठ, यकृत, प्लीहा, अग्निमांद्य, उदर, परिणामशूल, पांडु, ज्वर, अर्श, व्रण, कृमि, ये सब चीजें आ रही है।
तो इसमें से कुछ बहुत सारी चीजें तो ग्रंथोक्त फलश्रुति में है ही, जैसे ग्रहणी, राज्यक्षमा, सकल रोग, कास, श्वास। लेकिन कुछ चीजें मिल जाएंगी, और जैसे पांडु पे भी काम होगा अगर वात कफज प्राधान्य वाला है। पांडु ये व्याधि वैसे तो त्रिदोष व्याधियों में आने वाला ही है। अर्श पे भी काम दिख सकता है वात कफ प्रधान में। व्रण या कृमि पे भी काम दिख सकता है। तो इस तरह से हेमगर्भ हम थोड़ा और डीपली सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह से सोचेंगे, और ग्रंथोक्त अगर कुछ चीजें देखने जाएंगे, जैसे वृद्ध वैद्य परंपरा के जो लिटरेचर्स है उसमें हेमगर्भ कुछ इस तरह मेंशन है। तो मैं हर एक चीज अभी पढ़ते नहीं रहूंगा, लेकिन अलग अलग अनुपान के साथ अलग अलग व्याधियों में देने के लिए कहा है। जैसे सेकंड या थर्ड लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। ये नीता देशपांडे है, उन्होंने दी हुई है कि रस विक्षेपण या उल्लास भेषज द्वेष, सॉरी बागेवाड़ी कर शास्त्री है, उन्होंने दी हुई है। रस विक्षेपण का मतलब है वो हाइपर टेंशन को उस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। रुल्लास अगर है, भेषज द्वेषी रुग्ण है या प्रदर जैसे अवस्था है, तो वो कहते हैं स अन्न देना चाहिए, तो अन्न में मिश्रित करके हेमगर्भ देना चाहिए। भेषज द्वेषी रुग्ण अनुपान के साथ भी अल्प मात्रा में भी शायद नहीं लेगा, तो उसे अन्न में मिश्रित करके ही हेमगर्भ देना चाहिए। या आत्तिक अवस्था है तो आपको मुहुर्मुहु मधु और आर्द्रक स्वरस के साथ। आज बहुत सारे वैद्य जो कि आईसीयू में जाके भी रुग्णों को ट्रीटमेंट देने की काम करते हैं, कोशिश करते हैं, वो हेमगर्भ कुछ इस तरह से यूज करते हैं कि अनुपान के तौर पे पत्थर पे आपको मधु और आर्द्रक स्वरस लेना है और उसमें हेमगर्भ घीस के उसे देना है रुग्ण में। तो उसके 7 राउंड्स, 8 राउंड्स, 21 राउंड्स, या आप पूरे दिन का डोज एक ही बार घिस के एक डिब्बी में लेके जा सकते हो, और एक एक उंगली से बीच बीच में 15 मिनट बाद, आधे घंटे में बाद चाटने के लिए देना है। ऐसे मुहुर्मुहु डोज दे सकते हो, उसके ज़्यादा इफेक्ट आते हैं एक ही बार में बड़ा डोज देने से भी। अच्छा, और मात्रा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। जैसे 7 to 21 राउंड्स, ये हमारी अनुभूत मात्रा हमने इधर लिखी है। तो आपको जो पत्थर पे घिसना है उसे आवर्त गिनने होते हैं, तो गोल यानी राउंड्स में ऐसे घिसना होता है पत्थर पे। अनुपान पहले लेना है, उसमें उसे घिसना है, तो वो टेंटेटिवली एक पर्व उंगली का जितना है, या फिर छोटा 1 रुपीस का कॉइन है। ये पेशेंट को आसानी से समझ में आए इसलिए बताते हैं। और वैसे आवर्त के तौर पे घिसते जाते हैं, तो 1 2 3 ऐसे करते हुए हेमगर्भ को अगर मुहुर्मुहु देना है तो 7 आवर्त एक बार का डोज, ऐसे 2 आवरली रिपीट करते हैं। या 21 राउंड्स एक ही टाइम पे देना है या 2 टाइम पे देना है, तो 21 राउंड्स तक बोलते हैं। टेंटेटिवली आपको समझ में आया, इसलिए ये ऐसी बात है कि जो भस्म प्रधान भस्म जिनमें ज्यादा है, ऐसे अगर पोटली है तो उसमें एक आवर्त में 1 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर का जो एक आवर्त होगा, उस एक आवर्त में 1 मिलीग्राम इतना डोज टेंटेटिवली चला जाता है। और वनस्पति प्रधान सुवर्ण सूत जैसे अगर है तो उसमें एक आवर्त में आधा मिलीग्राम ही जाता है। तो आपने अगर हेमगर्भ 21 राउंड्स दिए है तो 21 मिलीग्राम जाएगा, और अगने अगर आपने सुवर्ण सूचकर 42 राउंड्स दिया है तो उसमें 21 मिलीग्राम चला जाएगा डोज। तो इस तरह से इसे रुग्ण में दान किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। वैसे देखने जाएंगे तो हेमगर्भ जो है वो उसकी ग्रंथोक्त फलश्रुति देखेंगे तो एक तो अधिकार उसका राज्यक्षमा या ग्रहणी ऐसे देखने को मिलता है, और फलश्रुति में भी राज्यक्षमा, ग्रहणी, श्वास, कास, ये बातें आती है। तो वैसे देखने जाएंगे तो इतना जल्दी नहीं लगेगा कि ये आत्तिक अवस्था का कुछ कल्प है, और वैसे नहीं भी है, क्योंकि सिर्फ आत्तिक अवस्था का ये कल्प नहीं है। ऑफ कोर्स ये आत्तिक अवस्था में बहुत बढ़िया काम करने वाला कल्प है, लेकिन ये दारुण अवस्थाओं में या जीर्ण अवस्थाओं में, त्रिदोष जो अलग अलग अवस्थाओं में भी यूज हो सकता है ओपीडी लेवल पे भी। लेकिन हम पहले आत्तिक अवस्था में फेमस है इसलिए वो देखेंगे। तो जो मैं बात कर रहा था भिड़े से, सॉरी पांसे सर ने मुझे बताई थी, वो थी सद्यो प्राणहर मर्माघात में काम करना। तो मेरे दूसरे जो गुरु जी है भिड़े शास्त्री जी, उनके परंपरा में ये चलता आया था योग। नागकेशर और हेमगर्भ ऐसे वो योग इस्तेमाल करते थे, और उनका कहना था कि हेमगर्भ मस्तिष्क के तौर पे मस्तिष्क में लेने जाने का कामित्व हेमगर्भ देता है, और नागकेशर उधर रक्त का पाचन करता है। तो इसलिए वो ब्रेन हिमरेज में, ब्रेन में क्लॉट है उसमें भी, और ब्लीडिंग कंडीशन है तो भी वो देते थे, क्योंकि नागकेशर सिर्फ स्तंभन नहीं करता, वो पाचन करता है, इसलिए दोनों अवस्थाओं में काम कर लेता है। तो भिड़े ये पांसे सर ने जब इस्तेमाल करना चालू किया, उन्हें भी रिजल्ट अच्छा है, तो उन्होंने वो एक्सप्लेन किया था जो इस स्लाइड में है कि सद्य प्राणहरायाणी आग्नेयानी, सुश्रुत कहते हैं सद्यहर प्राणहर मर्म ये आग्नेय है,
और अग्निगुणेषु आशु क्षीणेषु क्षपयन्ति। अग्निगुण जल्दी कम हो जाता है उधर अगर आघात हो जाएगा तो, इसलिए वो मारक होते हैं। इसलिए चिकित्सा क्या हो जाती है कि अग्नि बढ़ाओ उस मर्म के स्थान पे, लेकिन मर्म के स्थान पे अग्नि बढ़ाना आसान नहीं है। सार्वदेहिक अग्नि बढ़ाना आसान बात हो सकती है, मर्म के स्पेसिफिक स्थान पे कैसे बढ़ाएंगे, तो वो काम करता है हेमगर्भ। वही बाह्य स्वरूप में आपको काम करना है तो आर्द्रक स्वरस का घर्षण करना शरीर पे, ये भी उस तेज को बढ़ाने के लिए सहाय्यभूत सिंपल चिकित्सा रहती है आत्तिक अवस्था में। लेकिन आभ्यंतर चिकित्सा में ये हेमगर्भ काम करता है। और नाग केशर जोड़ दिया उसके साथ, तो जो सद्य प्राणहर मर्म पे आघात होने की वजह से, आघात का मतलब बाहर से आघात ही नहीं है, दोषों का भी मस्तिष्क पे आघात होता है, हृदय पे आघात होता है, वृक्क पे आघात होता है, और उससे त्रिमर्मा में किधर भी आघात से रक्तस्राव इत्यादि अपने आप निज स्वरूप में भी हो सकते हैं। तो रक्त का पाचन करने का काम नाग केशर करता है। तो ये दोनों का संयोग बहुत बढ़िया अनुभूत संयोग है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके वजह से ग्रंथोक्त बातों पे हम गौर करना सोचेंगे तो कुछ ये बातें ढूंढ के निकाली थी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि ये ग्रंथोक्त निदान है सन्निपात के अलग अलग। कफम वायु क्षीणे पित्त है, तो कफ वायु प्रकृतिस्थ है लेकिन क्षीण पित्त की अवस्था है, या वात और कफ प्रवृद्ध है और पित्त क्षीण है। ऐसे अलग अलग हीन पित्त है और कफवात, ऐसे अलग अलग बातें आई है जिसमें बहुत बार पित्त क्षीण है, वात या कफ में से एक या दोनों बढ़े हुए हैं। इन सब में ऑलमोस्ट एक चीज कॉमन आते जाती है, वो है शैत्य या फिर गौरव, रुजा, स्तंभ। ये चीजें ऑलमोस्ट बार बार आ रही है, या लास्ट में चेष्टा प्रणाश मूर्छा ऐसी चीजें भी आई है। तो ये निदान आप कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन इतना तो हम पहचान ही सकते हैं कि क्षीण पित्त है तो शरीर में शैत्य होगा या अंगों में शैत्य होगा। तो अगर अत्येक अवस्था में रुग्ण के अंग में शैत्य है, शुरुआत उसकी उंगली से लेके होती है, तो ऐसे अगर शैत्य प्रतीति हो रही है रुग्ण के परीक्षण में, उसकी नाड़ी गति भी क्षीण हो चुकी है, इसलिए जीवन उसका क्षीण होते जा रहा है, ऐसे लग रहा है, कुछ अरिष्ट लक्षण भी दिख रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में जनरली हेमगर्भ दिया जाता है, जिससे तेज बढ़ेगा, नाड़ी गति बढ़ेगी और जीवन कार्य बढ़ेगा उस रुग्ण में। इसलिए सन्निपात की ऐसी अवस्था जिसमें पित्त क्षीण हुआ है और वात कफ बढ़े हुए हैं या दोनों में से कुछ बढ़ा हुआ है, ऐसी अवस्था में हेमगर्भ देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो विशेष करके इसलिए अरिष्ट लक्षणात्मक हो या जनरल भी, जो फलश्रुति में आया है वो है श्वास। तो श्वास की अवस्था में हेमगर्भ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। उसमें से मेनली अरिष्ट लक्षण में आने वाला होता है महाश्वास। तो महाश्वास जो जिसे घरघरक कहा जाता है, उसमें बहुत अच्छा कार्य दिखने को मिलता है। नाड़ी गति की क्षीणता रुग्ण में होनी चाहिए, यह वृद्ध वैद्य परंपरा में कुछ बातें आती है। अंग में शैत्य होना चाहिए और सद्य प्राणहर मर्माघात अगर है तो। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम कुछ उदाहरण के तौर पे केसेस देखेंगे। ये एक सिंपल केस है वैसे तो, लेकिन चिकित्सा के लिए सिंपल नहीं थी। रुग्ण है, 42 ईयर्स का मेल है। उसे वारंवार प्रतिशय होता था, क्षवतु बहुत ज्यादा होती थी, अग्नि मांद्य रहता था, यानी था जब आया वो पेशेंट। और हेतु के तौर पे रजो धूम आर्द्र वायु विषमाशन। तो रजो और धूम सेवन, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स आजू बाजू में रहते ही थे, ऐसे जगह पे रहता था, या दुकान खुद का था उसका, तो इससे हमेशा संपर्क आता था। रास्ते के बाजू में दुकान था तो धूम रहता था, मार्केट में जाएगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे अलग अलग चीज़ों के। और आर्द्र वायु है ऐसी जगह पे रहता था। तो ये ऐसे हेतु थे जो पूरे बंद नहीं हो सकते, लेकिन ये चिरकाली होने की वजह से बाद में वो पीनस जैसी अवस्था में चला गया और श्वास कष्टता भी होने लगी। तो उसकी चिकित्सा में हेमगर्भ 8 आवर्त मधु के साथ दिए हुए थे रसायन काल में। हरिद्राखंड 2-2 चम्मच 2 बार जल के साथ, और यष्टि सितोपलादि टंकण और लक्ष्मी विलास, ये सभी मिश्रण एक एक चमचा करके व्यानोदान ऐसे, तो यानी खाने के बाद तीनों टाइम ऐसे दिया जाता था। ये चिकित्सा कुछ महीनों तक चालू थी। उसमें से अवस्था का अनुरूप कुछ चीज़ें कम ज़्यादा करनी पड़ती थी, लेकिन हेमगर्भ जब से उसे चालू किया तब से एक महत्वपूर्ण बात थी, उसका इन सभी की वजह से आने वाला जो श्वास था वो पूरा रुक गया, यानी श्वास कष्ट था, श्वास ये व्याधि थी वो रुक गया और सिर्फ प्रतिशय बचा था, तो बाकी चिकित्सा से धीरे धीरे कम होते आया है, अभी बहुत ही कम बचा है। तो ये एक सिंपल केस जानबूझ के रखी थी
जिसमें आत्तिक अवस्था नहीं है, ओपीडी लेवल की केस है, इसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा हुआ है हेमगर्भ का। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जिसमें केस 2 है। तो केस 2 में मैंने लिखा हुआ कुछ नहीं है, अरिष्ट लक्षण रुग्ण इतना ही लिखा है। तो क्योंकि उसके डिटेल्स मुझे अभी मिल नहीं रहे थे, बहुत ढूंढने के बाद भी, बहुत पुराने डिटेल्स है वो। अ, उसमें एक बात है जो एटलीस्ट ऐसे 2 या 3 रुग्णों का तो अनुभव हो चुका है जिनमें अरिष्ट लक्षण दिखे थे। अरिष्ट लक्षण में ये देखा है कि मेनली ऊर्ध्वश्वास लगा हुआ है, जैसे घुरघुरो कहा था मैंने, तो घर घर कहते हैं मराठी में। तो ऐसी अरिष्ट लक्षण की अवस्था में रुग्ण है, और परीक्षण करने के बाद अन्य चीजों की वजह से शैत्य है शरीर में, तो ऐसी सब अवस्थाएं हैं जिसमें रुग्ण अरिष्ट लक्षण दिखा रहा है, शैत्य है शरीर में, और महाश्वास भी लगा है, तो मत्तर्षबईवर सचमुच वैसे आवाज आ रहा है रुग्ण का, श्वास का, और उसे बहुत कष्टता हो रही है। तो ऐसी अवस्थाओं में हेमगर्भ तो एटलीस्ट 2 या 3 पेशेंट में तो दिया हुआ था। जिससे एक बात होती है, ये सभी पेशेंट अरिष्ट लक्षणात्मक अगर है, तो ऐसे नहीं होता कि अरिष्ट लक्षण का रुग्ण भी बाद में जिंदा रह ही जाएगा हमेशा। अगर वो अरिष्ट है ही, आपने सचमुच अच्छे से पहचाना है, तो वो रुग्ण नहीं रह पाता, वो गुजर जाता है। लेकिन वो महाश्वास की वजह से बहुत दिक्कत आती है उसे, उसकी मृत्यु आसान नहीं हो पाती। तो हेमगर्भ देने के बाद ये देखा है कि वो शांति से श्वास लेते हुए बाद में उसकी आसानी से मृत्यु हो गई, जो उसके फैमिली मेंबर्स ये चीज भी अप्रिशिएट करते हैं आपको, कि हमारे रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, वो श्वास कष्टता बहुत ज्यादा थी, आपके वजह से आसानी से श्वास लेते हुए कुछ भी दिक्कत के अलावा उसकी मृत्यु हो गई। तो ये भी एक हेमगर्भ का अलग कार्य देखने को मिलता है कि वो मृत्यु में आने वाली कष्टता उसको नहीं देगा, श्वास की कष्टता को कम करेगा। तो मेनली क्या है, रसकल्प का व्याधि प्रत्यनिक होते हैं, तो श्वास कष्टता दूर करने का काम वो करता है। अगर अरिष्ट है ही तो वो रोकेगा पाएगा ऐसे नहीं है, दोषों की उनकी उनकी गति चालू रह जाएगी, लेकिन एटलीस्ट श्वास कष्टता वो दूर करेगा। ये एक खासियत होती है जो ऐसे केसेस में देखी है। और एक रिपोर्ट थे जो मैं दिखा नहीं पाया, जो एक्चुअली हेमगर्भ और नागकेशर के थे, जिसमें पहले हिमोरेज हो चुका था और क्लॉटिंग दिख रहा था अभी, वो 100% रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वो ब्लड क्लॉट, ऐसे रिपोर्ट्स में ठीक से मेंशन किया हुआ था, 7 दिन में ये रिजल्ट्स अचीव हो चुके थे। तो ऐसे दोनों अवस्थाओं पे, अत्यिक अवस्था में भी और सामान्य ओपीडी लेवल पे भी हेमगर्भ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। अभी बहुत बड़ी मात्रा में रस हृदय में ये बनाया जाता है हेमगर्भ, 1 ग्राम की क्वांटिटी में, जो कि वैद्य पेशेंट को आसानी से दे सकता है। और इसमें लेकिन हमने एक चेंज किया है कि वृद्ध वैद्य परंपरा में समीर पन्नग ऐड करते थे हेमगर्भ में, इसलिए समीर पन्नग ना करते हुए वैसे ही काम करने वाला सोमनाथी ताम्र भस्म हमने डाला हुआ है। ताम्र भस्म सामान्य यूज करने के अलावा सोमनाथी ताम्र भस्म हम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इतनी हेमगर्भ के बारे में बात करके, अभी जैसे एक गर्भ पोटली एग्जाम्पल के तौर पे हो गई, ऐसे एक अनुभूत पोटली देखते हैं वृद्ध वैद्य परंपरा की, वो है सुवर्ण सूच्यकर की पोटली। तो सुवर्ण सूच्यकर की पोटली में, सुवर्ण सूच्यकर जो ग्रंथोक्त है, जो हम आप सब लोग यूज कर रहे होंगे अभी भी, उससे अलग कुछ घटक द्रव्य नहीं है। सुवर्ण सूच्यकर की पोटली में भी घटक द्रव्य वही होते हैं, लेकिन उसे बाद में भृंगराज की भावना देके उसे आकृति दी जाती है, शिखराकृति, और गंधक में पाक किया जाता है। तो ये आगे का संस्कार अलग है, लेकिन इस संस्कार से, जैसे मैंने कहा, 150 साल के बाद भी वो वैसे की वैसे काम दिखा रही थी, ये उसकी स्ट्रेंथ है संस्कार की। तो ये कुछ आगे जो आपके स्क्रीन पे है, ये पोटली हो या नहीं नहीं हो, सुवर्ण सूच्य के घटक द्रव्य में कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे ताम्र और सुवर्ण का फिर से इसमें भी संयोग आता ही है, तो ये भी कुछ हद तक तेज बढ़ाने के लिए उपयुक्त है, ओज बढ़ाने के लिए। इधर का तेज का मतलब लेकिन थोड़ा अलग हो जाता है, ये मर्मगत तेज को उतना नहीं बढ़ाएगी, ये तेज जिसे कहा जाता है वो ओज को बढ़ाने में काम करती है सुवर्ण सूच्यकर की पोटली, क्योंकि अन्य घटक द्रव्य भी है। सुवर्ण बिल्व ये उसमें सहायभूत है, ये अलक्ष्मीघ्न संयोग बताया हुआ है। त्रिकटु चतुर्जात जैसे पित्त वर्धक दिखने है एक्चुअली, लेकिन इस कल्प में वो पित्तवर्धक नहीं होते, शक्ति देने के लिए, वीर्य देने के लिए काम करते हैं। सुवर्ण पारद संयोग, ताम्रशंख या वत्सनाभ और धत्तुर का संयोग, ये एक महत्वपूर्ण संयोग है। सिर्फ वत्सनाभ के कल्प होते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट जैसे या
गलत है अगर वत्सनाभ तो कुछ गलत बातें दिख सकती है, लेकिन जब धत्तुर उसके साथ आता है, यानी वत्सनाभ अगर अकेला है तो हृदय की को क्षीण भी कर देता है अगर अच्छा नहीं है या ज्यादा मात्रा हो गई। अल्प मात्रा में हृदय को बल देता है, लेकिन धत्तुर वो नहीं होने देता, हृदय अवसादक गुण नहीं दिखाने देता, तो हृदय बल्य हो जाते हैं दोनों मिलके। इसलिए हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन ऐसे अलग अलग अवस्था में आने वाले रुग्ण जो सुवर्ण शुक्र जिधर हम ज्यादा करके देने वाले होते हैं, निदान वो करके नहीं, लेकिन रुग्ण उस कंडीशन में होता है, हम निदान करके सुवर्ण सूच्यकर अगर दे रहे हैं तो दोनों कंडीशन में सुवर्ण सूच्यकर अच्छा काम करता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्लाइड। तो घटक द्रव्य जैसे हमने हेमगर्भ के पढ़े थे वैसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सुवर्ण सूच्यकर के घटक द्रव्य अगर हम कोलैबोरेटिवली पढ़ने जाते हैं तो उसमें से ज्यादा द्रव्य ये उष्ण, पित्तवर्धक ऐसे देखने को मिलते हैं, और उल्टा सुवर्ण सूच्यकर पित्त शामक है, क्योंकि विकृति विषम समवाय से बनने वाला कल्प है। तो इधर वो बात नहीं हम डिस्कस करेंगे, हम फलश्रुति पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो ओवरऑल अगर घटक द्रव्य में से देखेंगे तो फलश्रुति इतनी बड़ी मिल जाती है हमें, ग्रंथोक्त फलश्रुति भी बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी घटक द्रव्य से आने वाली फलश्रुति भी बहुत बड़ी मिल जाती है, जिसमें आम है, अम्ल पित्त है। तो ये पित्त वर्धक लगेगा घटक द्रव्यों से, लेकिन पित्त शमन क्यों करता है? क्योंकि साम पित्त में काम करता है वो, आम या अम्ल पित्त, ये महत्वपूर्ण उसकी अवस्था है। तो साम पित्त की अवस्था में सुवर्ण सूच्यकर अच्छा है, निराम पित्त की अवस्था में उतना नहीं, साम पित्त की अवस्था में अच्छा है, इसलिए आम पचन के लिए वो उष्ण द्रव्य में भी उसमें इस्तेमाल किए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो मेनली आपको सुवर्ण सूच्यकर सबको पता है, टैबलेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में आप सब लोग यूज कर रहे होंगे, तो मैं सिर्फ अभी सुवर्ण सूच्यकर की पोटली पे बात करूंगा। मेनली ये पोटली किधर इस्तेमाल होती है? तो भ्रम की अवस्था, मूर्छा की अवस्था, या छर्दी प्रभुत है तो, उल्लास है रुग्ण को, या शिरशूल, हिक्का, ऐसे कंडीशन में, और इनकी तीव्र अवस्था या दारुण या चिरकाली अवस्था अगर दिख रही है, तो इनमें हम जनरली सुवर्ण सूच्यकर पोटली के रूप में, या जिसे मात्रा कहा जाता है उस स्वरूप में इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली अनुपान में घिस के। तो जनरली रसायन के तौर पे जब देना है तो हम अनुपान दुग्ध रखते हैं, तो रसायन काल में सुबह एम्प्टी स्टमक अनुपान या दुग्ध लेके 1 चम्मच दुग्ध में 42 राउंड्स सुवर्ण सूच्यकर के घिसने के लिए कहते हैं, और उसे अवलेहन करके लेना है रुग्ण में। तो इस तरह पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी मैं इसके कुछ केसेस पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसकी केसेस है, तो पहली केस इधर देख सकते हो आप, 84 ईयर्स की फीमेल पेशेंट है। उसकी जो मेजर लक्षण है वो है सर्वांग कंडू, दौर्बल्य, जानुशूल, स्मृति क्षय यानी श्रुति अल्पता हो रही है अभी, मलबद्धता है रुग्ण में, और हेतु है वो जरा अतिश्रम। उनका एक दुकान था और उसमें बहुत ज्यादा काम कर किया है पूरी जिंदगी, तो अतिश्रम हो चुके हैं, और अभी एज 84 है, तो जरा ये भी हेतु हो चुका है धातु क्षय के लिए। तो ओवरऑल अवस्था जो है वो धातु क्षयात्मक है, वात वृद्धि है, सर्वांग कंडू भी त्वक रौक्ष है इसलिए आ रही थी। तो वो सर्वांग कंडू तो सिर्फ पिंड तेल का लेप जो चिकित्सा में दिया है उससे ही कम हो जाती है, तो सर्वांग कंडू ये बड़ी कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन धातु क्षय था उस रुग्ण में, दौर्बल्य बहुत ज्यादा था। तो उन्हें सुवर्ण सूच्यकर पोटली 42 राउंड्स दुग्ध में सुबह लेने के लिए रसायन काल में बताए हुए थे, और बाकी चिकित्सा में यष्टि, प्रवाह, अमल की, लक्ष्मी विलास, पद्मकाष्ट, लघुसूत ऐसे 1-1 चम्मच व्यानोदान घृत के साथ लेने के लिए। तो इस सब से उनका बल इतना बढ़ा जल्दी अच्छे से कि नेक्स्ट फॉलोअप में उन्होंने कहा 84 ईयर्स एज है, फिर भी उनका कॉल आया तब कहा कि मैं अभी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और मैं घर के काम कर पा रही हूँ। इतनी उनके एज में भी उन्हें ये ओजक क्षय भी जो होना चालू हुआ था वो भी रोक दिया सुवर्ण सूच्यकर ने, और धातु बल बढ़ाया। एक्चुअली मलबद्धता भी ज्यादा थी, लेकिन धातु क्षयात्मक यक्ष्मा जैसे अवस्था की तरफ जाएगी ऐसी रुग्ण, और एज के वजह से भी है, तो उसमें जानबूझ के अनुलोमक चिकित्सा नहीं दी हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। केस सेकंड जो ये केस है इसमें पुरुष रुग्ण है, सिर्फ 13 ईयर्स ऑलमोस्ट एज है उसका, और आतप में अगर जाता है तो तमोदर्शन होना चालू हो जाता है या शीर्षूल होता है, ऐसे कंप्लेंट्स थी उसकी। अल्प अपथ्य या आहार, अल्प अपथ्यकर आहार भी अगर करेगा तो भी सर्दी अतिसार चालू हो जाता था, तो अल्प हेतु भी उसे टॉलरेट नहीं कर पाता था वो। लेकिन मेन जो हेतु था वो मानसिक था। उनका फैमिली का एक एक्सीडेंट हुआ था
फैमिली एक्सीडेंट के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो कहा जाता है मॉडर्न में, उस तरह से उसकी डेवलपमेंट हुई और उसे डर लगने लगा कि मैं कुछ करता हूँ तो मैं गिर जाऊंगा और उसके वजह से मुझे कुछ व्याधि हो जाएगी तो मैं अपथ्य, यानी अपथ्य उसकी भाषा में मैं खा पी नहीं पाऊंगा। तो वो डर की वजह से वो जाता ही नहीं था धूप में बिल्कुल भी। और एक्चुअली अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, स्टेट लेवल पे भी उनके एज के इसमें टीम में वगैरह जाता था। तो उसमें काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी था। वो हर एक फॉलोअप में पहले 3-4 फॉलोअप में करना पड़ा काउंसलिंग अच्छे से। और चिकित्सा जो दी होती थी वो सुवर्ण सूच्यकर की टोटली 42 राउंड्स रसायन काल में दुग्ध के साथ, सारस्वतारिष्ट 2 चम्मच रात को स्वप्न काल में, और रसपर्पटी, करचूर, यष्टि और माउसी ऐसे व्यानोदा और सुबह भी खाने के बाद घृत के साथ। तो इन सब चिकित्सा से एक सबसे महत्वपूर्ण बात हुई थी, वो है कि उसका जो उसका स्ट्रेस था वो कम होने लगा और वो खेलना उसने चालू किया। लेकिन शिरशुल के एपिसोड आते थे ज़्यादा धूप में खेलेगा तो, लेकिन वो एटलीस्ट डर उसका कम हो गया। लेकिन उसकी माता फिर भी कहती थी कि ये डरता है। तो कभी कभी आज का टॉपिक नहीं है लेकिन उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने माँ को ठीक से उनके पूछा तो वो पता चला कि वो खेलने तो जाता है स्टेट लेवल की, फिर से जाके कंपटीशन भी खेल के आया, लेकिन धूप ज्यादा है तो नहीं जाता। तो इसका मतलब 4 फॉलोअप के बाद वैसे अवस्था नहीं थी कि वो डर रहा है, लेकिन उसे पूछने के बाद पता चला कि ये कि अभी केयर कर रहा है खुद की, कि ज्यादा मैं धूप में जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ज्यादा धूप में वो नहीं जाएगा। धूप अगर कम है तो सिर्फ जाता है वो। तो उन्हें भी काउंसलिंग करना पड़ा कि अभी वो डर नहीं रहा, वो अभी केयर ले रहा है खुद की, वो अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद धीरे 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 एपिसोड्स भी कम हो गए शिरशुल के। और ये एक केस आपके सामने अभी फिलहाल रखी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। मेनली आर्तव का काल जो होता है स्त्रियों के बारे में, उसके पहले बहुत लोगों को शिरशूल रहता है। तो ऐसी अवस्थाओं में भी बहुत स्त्रियों को अभी तक सुवर्ण सूच्यकर की पोटली स्वरूप में दिया हुआ है दुग्ध के साथ, और रात को अभिपत्तिकर चूर्ण बड़ी मात्रा में लेने के लिए गए थे। तो उनका भी शिरशूल ऑलमोस्ट 1 या 1.5 महीने की ट्रीटमेंट में ऑलमोस्ट रुक जाता है, ऐसे देखा है आज तक। तो उस हिसाब से शिरशूल में और अन्य हृल्लास आदि लक्षण भी कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सुवर्ण सूच्यकर पोटली। ये तृतीय केस है, ये अल्प आर्तव वाली है, 42 ईयर्स है और मेनली अल्प आर्तव यानी मेनोपॉज की तरफ कंडीशंस आ रही है। तो थोड़ी बहुत हार्मोनल चेंजेस और उसकी वजह से मनो विघात थोड़ा बहुत हो ही रहा है। लेकिन भय, दौर्बल्य और अति चिंतन, लाइफ में कुछ बातें हुए मैरिटल लाइफ में भी, इसकी वजह से मनोआघात है। तो इन सब अवस्था में ओजो क्षीण हो रहा है ऐसे सोच के उसमें भी सुवर्ण सूच्यकर पोटली 42 राउंड्स और सारस्वतारिष्ट 2 चम्मच स्वप्न काल में ऐसे ये केस है जो मेरे वाइफ ने ट्रीट किए। तो इससे भी ऐसे देखने को मिलता है कि इसकी भी ऑलमोस्ट 1 मंथ में सभी लक्षण चले गए थे। तो ये सब केसेस में सुवर्ण सूच्यकर से मन के लिए भी वो बलदायक साबित हुआ है। शिरशूल भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में आता है। और कुछ केसेस है जिसमें ज्वर की अवस्था में, ज्वर अगर कम नहीं हो रहा है, कोविड के टाइम पे भी ये हुआ था कि ज्वर जब कम नहीं हो रहा है तब सुवर्ण सूच्यकर दे के मुहुर्मुहु ज्वर कम होना चालू हो जाता था। तीव्र वेगी जो ज्वर है, पित्त ज्वर जैसे लग रहा है वो। नेक्स्ट स्लाइड। और एक पोटली है जो है विषगर्भ पोटली। इस पे बहुत ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में खुद नहीं इस्तेमाल किया आज तक, क्योंकि विषय युक्त है। वैसे ही अगर अवस्था दिखती है तो ही यूज कर पाते हैं। लेकिन विषगर्भ पोटली में सभी विषय है, मेनली मल्ल वर्ग के, सभी यानी मल्ल वर्ग के। मल्ल यानी सोमल, हरताल, मनशिला, उसके साथ रसकर्पूर जैसे विषय जैसे परिणाम दिखा सकता है, लेकिन ठीक से इस्तेमाल किया तो विषहर भी है, यानी जो स्थावर और जांगम का कंसेप्ट होता है एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं विषय। और हिंगुल भी है, रस सिंदूर भी इस्तेमाल होता है पारद भस्म के तौर पे। तो ऐसे सभी द्रव्य है इसमें। तो ये पूरा का पूरा जो संयोग है ये विषय युक्त हो जाता है। लेकिन हरताल, मनशिला, सोमल आते हैं तो वैसे तो विष खुद का परिणाम डायरेक्टली एज अ विषाक्तता नहीं दिखाता जल्दी। विषाक्तता जब तीनों जाते हैं, समीर पन्नग में भी हम देख सकते हैं, हरताल, मनशिला, सोमल एक साथ आ जाते हैं तो विषाक्तता नहीं आती, यानी पॉइजनस इफेक्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन तीक्ष्ण है कल्प।
क्योंकि इसमें रसकर्पूर भी है जो निर्गंध मूर्छना है पारद की। तो इसकी वजह से ये कल्प देने में सोचना पड़ता है, क्योंकि पित्त प्राधान्य बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। सूच्छकर जैसे ये बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा है एग्जैक्ट, कि पित्त प्राधान्य बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। शरीर में रोक्ष नहीं होना चाहिए, शरीर में ज्यादा से ज्यादा क्लेद है, संतर्पणोत्थ व्याधि है, धातु बढ़े हुए हैं, तो इसमें वो यूज हो सकता है। तो ऐसी जो कुछ अवस्था है, नेक्स्ट स्लाइड, नाड़ी व्रण है, भगंदर है, या उपदंश फिरंग कुष्ठ ऐसे है, कफ विकार है अलग अलग, जिसमें क्लेद बढ़ा हुआ होगा, स्राव ज्यादा आते होंगे। तो अगर आप युक्त यूज करते हो, मेनली कुष्ठ की भी बहुत सारी अवस्था है विचर्चिका जैसे, तो बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स दिखा देता है। विद इन फ्यू डेज आपको रिजल्ट्स देखना चालू हो जाएगा। लेकिन वही अगर धातु क्षयात्मक अवस्था है और अगर आप देते हो, तो रुग्ण में साइड इफेक्ट दिखेंगे, शोष दिखेगा। शोष के आगे भी अगर आप देते रहे तो रक्तस्राव, मेनली नासागत रक्तस्राव भी दिख सकता है। तो इसमें केयर लेनी पड़ती है, क्योंकि मेनली रसकर्पूर है इसलिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसकी एक इस स्लाइड में आपको केस देखने को मिलेगी जो हमारी नहीं है। हमारी ये एक रस हृदय में आने वाले कुछ दिन के लिए सीखने के लिए भी आते थे, ऐसे एक वैद्य आवेज शेख नाम के, नांदेड़ के, उन्होंने ट्रीट की हुई पेशेंट है कैंसर की, जिसमें आप देख सकते हो पहले पेशेंट में बिफोर ट्रीटमेंट कितनी बड़ी ग्रोथ थी, और आफ्टर ट्रीटमेंट वो बिल्कुल ग्रोथ चली गई, वो ट्यूमर पूरा का पूरा चला गया। और इसमें मेनली चिकित्सा में सिर्फ ना ये जो हमारी विषगर्भ है उसका लेप लगाया था, और आभ्यंतर चिकित्सा के तौर पे भी विषगर्भ ही इस्तेमाल की थी। तो इससे ये पूरा का पूरा जो ट्यूमर है वो भी श्रेड ऑफ हो चुका है, और अभी बहुत अल्प तब दिख रहा था, एक व्रण जैसे है वो, लेकिन वो भी ड्राई हो चुका है। तो ये स्राव और वृद्धि जो होती है ये बहुत ड्रास्टिकली कम करता है जो विषगर्भ पोटली है। लेकिन विषक के बारे में एक हमेशा याद रखना चाहिए, रसशास्त्र का रूल है, नाग वंग विषेर युक्तो विना व्याधि न सेवयत। तो विषय युक्त औषधि व्याधि है तो ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और रसकर्पूर है तो और भी केयर लेनी पड़ेगी। आप उतने ही दिन यूज करो जितने दिन आपको स्रावी कंडीशंस है, आपकी क्लेद बहुल कंडीशन है, ग्रंथि आदि ज्यादा बढ़े हुए और आपके रुग्ण में रक्त स्राव जैसे या शोष जैसे कुछ भी लक्षण चिकित्सा के बाद जब तक नहीं आ रहे तब तक ही इस्तेमाल करके वो अवस्था दूर हो जाए तो स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी एक अलग पोटली है, लक्ष्मी विलास की पोटली। तो श्लोक लिखा हुआ है वो मैं नहीं पढ़ूंगा। ग्रंथोक्त लक्ष्मी विलास, नारदीय लक्ष्मी विलास जिसे कहा जाता है, वही कल्प है। सिर्फ परंपरा के हिसाब से इसे पोटली के फॉर्म में लेके जाते हैं, और हम बनाते वक्त एक अलग सिर्फ विधि करते हैं या अलग मॉडिफिकेशन सिर्फ छोटा सा करते हैं, जो कि ग्रंथोक्त ही है। रसयोग सागर में एक अलग ट्रांसलेशन किया हुआ है इस श्लोक का। इस श्लोक में चंद्र संज्ञ से ऐसे एक शब्द आता है, जो कि बहुत सारे लोग कर्पूर यूज करते हैं चंद्र संज्ञ इस शब्द से, लेकिन रसयोग सागर में चंद्र संज्ञ से रौप्य लिया हुआ है। तो हम वैसे तो दोनों द्रव्य डालते हैं, कर्पूर भी और रौप्य भी, ये दोनों इस्तेमाल करके ये और तीक्ष्ण या अधिक वीर्य वाला कल्प बन जाता है रौप्य के वजह से। उसमें कुछ हद तक लेखन और मज्जागामित्व ऐसी, और वात शामक, जीर्ण व्याधि, वात व्याधि हर ऐसे रौप्य को बताया हुआ है, वो भी आपको उसके रिजल्ट्स में दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन लक्ष्मी विलास की सबसे जो खासियत है कल्प की, सिर्फ पोटली की नहीं, नारदीय लक्ष्मी विलास की ही खासियत है कि वो बीज प्रधान कल्प है। उसमें मैक्सिमम बीज आए हुए हैं, धत्तुर बीज, विजया बीज, हिज्जल बीज, वृद्ध दारुक बीज, जाति फल वगैरह। तो इसके वजह से क्या है कि ये बीजगामित्व रखने वाला है। शरीर में बीज दुष्टि अगर है, तो जैसे मेनली वंध्यत्व जैसे अवस्था, तो इसमें ये कल्प बहुत अच्छा काम करने वाला है। मेनली सहज अवस्थाओं में भी अगर कॉन्जेनाइटल डिसीज या विकृति कुछ है रुग्ण में, तो उसमें भी लक्ष्मी विलास ये बहुत अच्छा, नारदीय लक्ष्मी विलास, जो कि पारद गंधक और अभ्रक, और अभी इसमें रौप्य भी है। और मेनली पारद गंधक और अभ्रक ये तीनों रसशास्त्र के परिभाषा में भी बीज ही है, ये भी एक ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसकी एक केस छोटी सी मैं बताऊंगा, जिसमें ये बीएमएस के टाइम पे हमको ट्रीट करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। ऑलमोस्ट 70 ईयर्स की शायद वो स्त्री रुग्ण थी, जिनमें मूर्छा आई थी अचानक से, फेनोद्वमन हो रहा था, ऊर्ध्व दृष्टि हो चुकी थी, शरीर में शैत्य था, मूत्र अप्रवर्तन था, और उदर भी आधमात था। थोड़ी सी हिस्ट्री लेने के बाद पता चला, हमें पता था, हमें हमेशा देखते थे, पेंगिस्ट थे उधर ही रहते थे, संधिवात की रुग्ण थी, लेकिन उनमें कुछ दिनों से मूत्राघात हो चुका था, मूत्र प्रवर्तन नहीं हो रहा था, और ये अचानक से एक रात में अवस्था प्राप्त हुई थी। तो ये आत्तिक अवस्था देखने को मिली। तो उसमें परीक्षण करके लक्ष्मी विलास
21 आवर्त के मात्रा में मधु के साथ और अदरक स्वरस के साथ उन्हें दिया हुआ था। इसमें मेंशन नहीं है। और एक चीज दी थी गुड़ और जीरक, ये संयोग जो मूत्रगत अवस्था में शारंगर में है। वंदा का अधोदर पे लेप किया हुआ था। और मूत्रलक्वाथ यानी जो भी मूत्रल द्रव्य मिले, हरितकी, गोक्षूर, शतावरी, ऐसे जो भी उस दिन हमें मिले कॉलेज में जाके वो लेके आए थे और उसका क्वाद बना के दिया था। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो फेनोदुव मनूर्ध्व दृष्टि जैसे जो लक्षण थे, जैसे दिख के लग रहा था कि अपस्मार जैसे वेग आया हुआ है, वो लक्ष्मी विलास आर्धक और मधु के साथ देने के बाद उसका उपशम हो गया और वो संज्ञा प्राप्त हुई। तो ऐसे आत्तिक अवस्था में भी लक्ष्मी विलास की ये कल्प इस्तेमाल हो सकता है। इसका एक ये उदाहरण था। और बाकी जो नारदीय लक्ष्मी विलास के फलश्रुति में आए हुए व्याधि है, उनमें तो ऑफ कोर्स लक्ष्मी विलास पोटली के स्वरूप में देंगे तो और अच्छा कार्य होता है। जैसे मेनली श्वास के रुग्ण है, उनमें अगर रसायन के तौर पे इस्तेमाल करना है। और ओवरऑल सभी फलश्रुति का एक विशेष एक पार्ट है, वो ये है कि रसवैद्यों में कोवर रस शास्त्र की प्रैक्टिस अगर आप देखने जाओगे किसी भी रसवैद्य के पास, तो उनका एक कंसेप्ट रहता है कि रुग्ण का पूरा परीक्षण करने के बाद उसके धातुओं का बल बढ़ाने के लिए एक रसायन वो हमेशा चालू रखते हैं। और बाकी चिकित्सा जो कुछ व्यानोदान में, अपान में, अभक्त जो कुछ दे रहे हो आप, वो अवस्था के अनुरूप कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन कंटिन्यूअसली एक कल्प चालू रखना ये एक रसशास्त्र की खासियत होती है। उनका कहना होता है उस स्रोतस पे कंटिन्यूअसली काम होना चाहिए, उस धातु पे कंटिन्यूअसली काम होना चाहिए। और रसायन है तो इसलिए पथ्य यानी साथ में होना चाहिए शरीर को। तो इस उस तरह से इस्तेमाल करने के लिए पोटली कल्पना ये बेस्ट कल्पना है, क्योंकि आप उसमें डिसाइडेड उतना ही रुग्ण लेगा, आपकी सिर्फ पोटली उतना ही घिस के उसे लेना है। उसमें आप भी मिश्रण वगैरह कर नहीं पा रहे हो अलग से, कुछ एक बार बन गया। और वो कल्प उसके हाईएस्ट फॉर्म में जा रहा है, यानी उसका काठिन्य प्राप्त हुआ है और उसे अनुपान में घिसने की वजह से सूक्ष्मतर फॉर्म में वो चला जा रहा है। और इसलिए एक छोटी सी पोटली भी है 1 ग्राम की या 5 ग्राम की बहुत बार होती है, वो 2-2, 3-3 महीने तक काफी हो सकती है। तो रुग्ण 2 या 3 महीने तक रोज के रोज खुद लेते रहेगा रसायन के तौर पे वो चिकित्सा। और बाकी आप अवस्थान रूप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आपको बार बार बोलना भी नहीं पड़ेगा चेंज करने के लिए। ये सबसे खासियत है। तो रसायन के तौर पे एक कल्प चालू रखना, ये बात हमें पोटली से अचीव हो सकती है और वो हमें मैक्सिमम यूज करनी चाहिए हमारी प्रैक्टिस में। मुझे लगता है आज का शायद आपको और भी सीखने को मिली होंगी चीजें, लेकिन ये टेक होम मैसेज देके कि रसायन के तौर पे रोज के रोज सात्म्य बना के आपको कोई अगर कल्प रुग्ण में चालू रखना है कंटिन्यूअसली, तो आपको पोटली कल्पना से और बेहतर कोई कल्पना शायद नहीं होगी। ये कह के नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपसे आज के लिए विराम लेना चाहूंगा। तो जैसे रसशास्त्र में कहते हैं मनसस्य समाधानम रस योगत अवाप्यते। आई होप कि आप सभी का मन का समाधान इससे हुआ होगा। और पूरा समाधान नहीं हुआ होगा तो वो अच्छी बात है, आप और उत्सुक रहो और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप क्वेश्चंस भी पूछे और हमें भी फिर से पढ़ना पड़े तो और अच्छा अध्ययन हो जाएगा इस चातुर्मास के सीरीज के माध्यम से। आपको और हमारे बारे में कुछ भी जानना है या प्रोडक्ट्स भी देखने हैं तो रसहृदय.com नीचे साइट दी है, उसे विजिट करके भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। इतना कह के मैं आपसे आज के लिए विराम लेना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद पार्थ सर। पोटली कल्पना के निर्माण और चिकित्सकीय उपयोग के बहुत डिटेल तरीके से एक्सप्लेनेशन आपने हमें दिया। ग्रंथोक्त रेफरेंस से लेके केस पेपर के डिस्कशन की वजह से थियोरी टू प्रैक्टिस ये जो टाइटल है वो पूर्ण तरीके से सार्थक होता है। और मुझे आशा है कि जितने भी वैद्य और विद्यार्थी इस सेशन में हमारे साथ जुड़े थे, उनको निर्माण, मात्रा, अनुपान, रोगाधिकार ये सबसे जुड़े हुए जो भी संशय थे वो दूर हुए होंगे और हम सब योग्य तरीके से पोटली कल्पना का अपनी चिकित्सा में उपयोग कर पाएंगे। आपको अगर इससे आगे कोई भी डाउट्स है तो आप माइक अनम्यूट करके या फिर टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। ये सेशन के एंड में अनाउंसमेंट भी होने वाली है, तो ये गिव अवे का अनाउंसमेंट रहेगा, तो आप जुड़े रहें और डिस्कशन कर सकते हैं हम आपके डाउट्स के बारे में। नमस्ते मैडम। जी हेलो हाँ मैम, इज इट जी ऑडिबल? यस यस।
Ma'am, myself Dr. Chetana. I'm a PG student. I'm from Karnataka, Ayurveda Mahavidyalaya, Hubli. Sir, I have a doubt. You have told Okay. the usage of Rasakarpura in Vishagarbha Pattali. Uh-huh. Sir, is there any role of Rasakarpura in the preparation, sir? No, in preparation directly there is no role. Means because of means rasa karpur is needed to prepare that. That's not the thing. Actually, formula mentions the rasa karpur in that. Okay, sir. So, like, there is no, is there any, the toxicity can be reduced by using this Rasakarpur of this arsenic compounds which are being used in Vishagarbha Pattali preparation? Like, is there any role in that? Like, No, mainly its role is means its clinical action is very much important. Means it's very tikshna kalpa, nirgandha gandhak kalpana is there, and so those results na means it does the tivra shoshan that is achieved because of this rasakarpur and mallavarga. okay, sir. So Okay. mainly to control the avastha they are used. Means Rasakarpur is not a typical Vyadhi Pratyan, sorry, means not a Dosha Pratyanik or completely Vyadhi Pratyanik Kalpa. It's only maybe we can say it as a Lakshan Pratyanik, we may forward. So for those Lakshanas, means Rav is there or clay and because of that Puya formation is there. To control that only we can use this Kalpa, and afterwards we should use another kalpas to treat overall that Vyadhi. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. Is there any doubt to anyone else? सर चैट बॉक्स में कुछ डाउट्स आए हैं। Okay. उसमें से एक है कि आईसीयू में हेमगर्भ पोटली कैसे यूज़ करें? अबरक भस्म या और कोई यूज़ कर सकते हैं टू एक्ट फास्ट? ओके, एक्चुअली आईसीयू में कैसे यूज करें इसके दो ये है। एक तो रहता है कि अगर रुग्ण सॉलो कर पा रहा है तो अनुपान के साथ घिस के, जैसे मैंने कहा, चाहिए तो आप बार बार नहीं घिस सकते, तो पूरा डे का डोज अनुपान में घिस के एक डिब्बे में भर के रख सकते हैं और रुग्ण को एक एक उंगली वगैरह दे सकते हैं। अगर स्टाफ उधर का हेल्पफुल है तो उधर के सिस्टर्स भी बहुत बार अगर हेल्पफुल है तो देते हैं, नहीं ऐसे नहीं। और अगर वो सॉलो नहीं कर पाता तो उसके गम्स में पे भी आप रब कर सकते हो, छोटी सी मात्रा है तो। या अदरवाइज एक दूसरा विधि करना पड़ता है, वो है द्रव्य स्वरूप में अनुपान और ऐड करना पड़ता है उसी में, और आरटी के थ्रू पुश भी कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन नहीं है तो आरटी के साथ पुश कर सकते हैं, अदरवाइज छोटी मात्रा में गम्स पे रब करना ये भी एक ऑप्शन रहता है। अभ्रक भस्म वगैरह अन्य कल्प ऑफकोर्स आप यूज कर ही सकते हो, या आज हमने डिस्कस नहीं किए, अगले सेशन में हम अन्य गर्भपोटलिया जैसे अभ्र गर्भपोटली, लोह गर्भपोटली, इस पे भी डिस्कशन करने वाले हैं जो ऐसी अवस्थाओं में बहुत अच्छे कारगर है, अलग अलग अवस्थाओं में। सर दूसरा डाउट है कि एक आवर्त में कितनी मात्रा पोटली की जाती है? हाँ, हमने डिस्कशन में भी आज बात की थी कि अगर भस्म प्रधान कल्प है तो अगर 1 सेंटीमीटर डायमीटर का अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एक आवर्त, तो टेंटेटिवली भस्म प्रधान कल्प में जैसे हेमगर्भ या लोह गर्भ, इनमें 1 मिलीग्राम तक जाती है मात्रा। लेकिन वनस्पति प्रधान अगर कल्प है तो उससे कम जाती है, टेंटेटिवली कह सकते हैं 0.5 मिलीग्राम तक जाती होगी एक आवर्त में। सर तीसरा डाउट ये है कि रसकर्पूर के साइड इफेक्ट और डोज के बारे में जानना है। और रसकर्पूर के, सॉरी, रसकर्पूर के साइड इफेक्ट्स और डोज। ओके, तो डोज तो बहुत कम होता है, यानी रसकर्पूर जैसे कल्प आप ऑलमोस्ट 2 मिलीग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या मैक्सिमम 7 to 8 मिलीग्राम, इतना ही डोज एटलीस्ट सेफफुली हम यूज कर पाते हैं। और उसका डोज और साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट जो साइड इफेक्ट्स। ओवरऑल साइड इफेक्ट जो ओवरऑल
मल्लगर्भ सॉरी इसमें विषगर्भ में भी जो दिख रहे हैं, जनरली शरीर में ऊष्मा ज्यादा बढ़ता है उसकी वजह से। मल्ल विषगर्भ में भी वो बाकी साइड इफेक्ट नहीं दिखते, लेकिन रसकर्पूर से शोषण होना चालू हो जाता है। रुग्ण गलशोष जैसे अवस्था बताना चालू करता है। कभी कभी नासागत रक्तस्राव भी होता है। शरीर पे ओवरऑल अपची जैसे यानी बॉइल्स जैसे आना चालू हो जाता है और दाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मूत्रगत रक्तस्राव वगैरह भी हो सकते हैं। तो इन अगर ऐसी अवस्थाएं आती है तो उसके साइड इफेक्ट से ये समझना चाहिए, वो बंद करवाना चाहिए और उस साइड इफेक्ट्स के तौर अगर आते हैं तो। सर और एक डाउट है कि पोटली कल्पना को बस्ती में चिकित्सा के लिए यूज करने का कोई एक्सपीरियंस अगर है तो बताएं। हमारा खुद का तो एक्सपीरियंस नहीं है बस्ती का, लेकिन कुछ अन्य वैद्यों से डिस्कस करते हुए अभी कुछ बातें सामने आई है जिसमें बाकी कुछ वैद्य यूज कर रहे हैं। यानी हेमगर्भ भी मैंने सुना इस्तेमाल करते हुए बस्ती के थ्रू, अन्य तेल के अनुपान में घिस के उसे बस्ती में ऐड कर दिया था ऐसे, या रत्नगर्भ भी सुना हुआ है। तो ऑफ कोर्स, और बाकी रसकल्प भी जमीर पन्नग जैसे विदाउट पोर्टेरी फॉर्म कुछ कुछ वैद्य कर रहे हैं, तो बस्ती में भी इस्तेमाल हो सकता है। वो थोड़ा सभी वैद्यों को एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा इस पे। सर और एक चिकित्सा से रिलेटेड ही डाउट है कि रसायन के अलावा और किस पर्पस के लिए पोटली कल्पना का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के डिस्कशन में अगर आपने देखा होगा तो रसायन, ये तो एक एज अ टेक होम मैसेज हमने डिस्कस किया ही, लेकिन सिर्फ रसायन नहीं है। व्याधि प्रत्यनीक और व्याधिहरण के लिए अल्प समय के लिए भी पोटलियां अच्छे से काम करती है। आज ही हमने बहुत सारे केसेस जो डिस्कस किए उसमें सब जगह पे रसायन के तौर पे नहीं किया हुआ था। सिर्फ दोष का शमन करना या उस व्याधि का प्रत्यनिक, इस हद से अलग अलग पोटली अलग अलग अवस्था में हर एक व्याधि उसकी फलश्रुति में जो कुछ व्याधि होंगी उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है, सिर्फ रसायन के तौर पे नहीं। सर और एक डाउट है कि अभ्रगर्भ पोटली और ताम्रगर्भ पोटली के यूज जानने हैं, पर वो शायद अगर नेक्स्ट सेशन में हम कवर। यस यस। जी सर डाउट्स सबके हो गए, इसके अलावा अगर और मैं किसी के। हेलो सर, मैं सवाल पूछ सकती हूँ? जी मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? यस यस। जी पार्थ सर नमस्ते। नमस्कार। बहुत बहुत ही अच्छा रहा सेशन। योगिनी पाटिल। हाँ मैम। यस मैम। लक्ष्मी विलास, नारदीय लक्ष्मी विलास, सुवर्ण सुटशेखर, ये 2 खलवीय रसकल्प होते हुए उनके पोटली के निर्माण का विधान है। यस मैम। आपके अध्ययन में किसी और खलवीय रसकल्प को पोटली में परिवर्तन करने का कुछ पढ़ने में आया है क्या? और क्या हम श्वास कुठार जैसे दूसरे कल्पों के पोटली निर्माण में भी कुछ कर सकते हैं? आपने ऐसे कुछ कोशिश की है क्या? ओके मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। आप पूछ रही है, मैं समझ रहा हूँ कि आप अन्य लोगों को पता चले इसलिए शायद पूछ रहे होंगे, क्योंकि आपका मुझसे नॉलेज एक्चुअली ज्यादा है। लेकिन फिर भी बाकी रसवैद्यों से, जैसे गोपी कृष्ण सर जी भी है, उनसे आरोग्यवर्धिनी जैसे कल्पों के बारे में भी सुना है। पढ़ने में नहीं आया, लेकिन उनसे सुना है कि वो ऐसे कल्पों का भी पोटली विधान करते हैं। मैंने खुद प्रैक्टिस में एक करके देखा था, वो था चंद्रकला कल्प, जो एक्चुअली सोचने जाएंगे तो थोड़ा सा लॉजिकली लगता था कि सभी लोगों का कहना था कि वो उष्ण हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखा। चंद्रकला रस मैंने पोटली फॉर्म में बना के ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका जो कुछ कल्प की फलश्रुति है जो शीत गुणात्मक ज्यादा है, वो उसमें कुछ हैम्पर नहीं हुआ था, उल्टी उसकी भी फलश्रुति अच्छे से दिखाई दे रही थी। तो ऑफकोर्स श्वासकुटर जैसे कल्पों को भी हम कन्वर्ट तो कर पाएंगे। श्वासकुटर का टिपिकली करके अभी तक नहीं देखा, लेकिन श्वासकुटर का भी किया जा सकता है, ऐसे लगता है मुझे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर आप बताएं कि विषगर्भ पोटली यूज्ड इन Harbuda condition sir for हम्म application of LEPA. हम्म। सर ये इंटरनली भी दे सकते क्या इन कैंसरस कंडीशन में सर? यस यस, बहुत सारे आउटसाइड से? वैद्य
हाँ, कैंसर में अलग अलग बहुत सारे वैद्य अभी इस्तेमाल फिलहाल कर रहे हैं विषगर्भ पोटली को। तो अभ्यंतर तो दे ही सकते हैं। बाह्य भी लेप लगाना ये किधर देखा हुआ नहीं था, लेकिन अभी जैसे ये आवेद शेख जी है, इन्होंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। और अन्य 2-3 वैद्यों से भी सुना कि ऐसे बाह्य लेप लगा के उन्हें व्रण में भी या ऐसे अवस्थाओं में रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑफकोर्स लेप में लगाते वक्त और ज्यादा केयर लेनी चाहिए, ज्यादा डायरेक्टली रक्त से संबंध आ सकता है, सो बड़ी मात्रा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और ऐसे जब कल्प होते हैं तो कहने में ठीक है, आसानी से हम कह जाते हैं कि ऐसे इसमें रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन देते हुए बहुत ज्यादा केयर लेनी पड़ती है कि आपका पूरा टाइम रुग्ण के फॉलोअप ठीक से होने चाहिए, कि उसे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं ना। अगर आते हैं तो वो बंद करके उसकी शांति करना ये भी हमारा ही कर्तव्य रहता है। वो जाके आयुर्वेद का नाम खराब नहीं होना चाहिए हमारी कुछ गलती की वजह से या एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो लेकिन यूज होता है, अभ्यंतर बहुत ही अच्छे से यूज होता है। आपका जो सवाल था वो। ओके सर, थैंक यू। हॅलो. हेलो। सर अवनीश बोलतोय. हाँ, यस। सर एक डिफिकल्टी अशी आहे की हाँ। ओपीडी बेसिसवर जेव्हा आपण पोर्टली देतो तर हम्म, आपण शुअर नाही होऊ शकत की पेशंट हे ग्राइंड करून घेणारच की नाही घेणार. तर हम्म। त्याला वेगळं काही डोजेस फॉर्म मध्ये देणं असं शक्य आहे का, किंवा वेगळं काही मेथड आहे का ज्याने पेशंट घेईल हे सोप्या पद्धतीने, कारण ग्राइंड ओके, करून घेणारच ते. ओके, ओके। एक्चुअली ऐसे है कि अन्य विधि यानी डायरेक्टली पाउडर करके कुछ वैद्य अच्छे अच्छे वैद्य भी देते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। उससे रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं है ऐसे तो नहीं हो सकता, रिजल्ट्स तो आएंगे ही, ये संस्कार पूरा अगर कल्पना का हुआ है तो। लेकिन शिखराकारत्व ये उसके दान विधि के लिए ही जरूरी आकृति है। तो उसकी ये बात अच्छी नहीं होगी कि आप अगर चूर्ण करके इस्तेमाल करते, तो चूर्ण करना ये तो अच्छा विधि नहीं है। अदरवाइज उसे शिखराकारत्व पहले देने की जरूरत नहीं थी। उसे अगर चूर्ण ही करना होता तो सिर्फ गंधक में कैसे भी शेप्स में अगर पाक करेंगे तो भी इशू नहीं होता। तो आसान तरीका यही रहेगा कि जितना भी आपको डोज देना है रुग्ण को, उतना मधु में घिस घिस के आप ही पहले पूरा आवर्तक के स्वरूप में घिस के रखो और अवलेह जैसे ही रुग्ण को दे दो। तो लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आती है कि उस अवलेह का डोज बताना ये उल्टा मुश्किल है कि एक चम्मच प्रोवाइड करना पड़ेगा, जितना परफेक्ट आपको डोज चाहिए उतना ही जाए, इसलिए तो उस चम्मच के फॉर्म में उसने लेना चाहिए। और विषगर्भ जैसे पोटली में दिक्कत आएगी क्योंकि वो चम्मच कम ज़्यादा हो गया तो गलती होगी। उससे अच्छा होता है आवर्त के फॉर्म में ही ले। और जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, ये बराबर है बात की रुग्ण ये लेगा या नहीं लेगा। और आजकल बहुत सारे लेक्चर्स इस पे भी चलते हैं कि मॉडर्न डोसेज फॉर्म इसलिए आने चाहिए वगैरह। बट जितना मेरा खुद का अनुभव है और अन्य वैद्यों से सुना है, जनरली दिक्कत नहीं आती। रुग्ण खुद ठीक से लेते हैं पोटली। मैं मेरे बहुत सारे रुग्णों को मैं चालू रखता हूँ पोटली, और वो अ, ठीक से ले रहे हैं ये पता चलता है क्योंकि वो खत्म हो रही है या नहीं हो रही उतनी दिनों में। तो उसमें तो दिक्कत नहीं दिखी। अदरवाइज आपको ये करना पड़ेगा, मर्दन वगैरह करके देना पड़ेगा। थँक्यू सर. गुड इवनिंग सर. सर मेरी आवाज ऑडिबल है क्या? यस, 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 यस। सर आपने कज्जली भी किसी किसी इंडिकेट कंडीशंस में यूज की है क्या? किसी व्याधि में अगर यूज की हो आपने डायरेक्टली कज्जली? पूछ रहे हैं। जी हाँ, डायरेक्टली कज्जली भी इस्तेमाल होती है ऑफ कोर्स। मेनली मैंने या फिर मैंने मेरे गुरु के पास, अन्य अन्य गुरुओं के पास जिधर गया हूँ उधर एज अ वृक्ष वंध्यत्व जैसे अवस्थाओं में भी ये कज्जली का डायरेक्टली उपयुक्तता की गई है, ऐसे देखा है। या फिर अलग ही विधान यानी दंत में अगर पूरी उत्पत्ति वगैरह हो रही है तो उसमें डायरेक्टली स्प्रिंकल करने के लिए 4 या 5 दिन के लिए कज्जली दी जाती है, ऐसे भी उसका विधान देखा हुआ है। तो कज्जली और अन्य जगह पे हमारा जो कुछ हमारा जो कुछ व्याधि के लिए जो हम रुग्ण में कॉम्बिनेशन देने वाले हैं, उससे भी कज्जली के साथ मर्दन करके एज अ उसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए देना, ऐसे भी एक कंसेप्ट होता है। उस तरह से भी कज्जली बहुत सारे व्याधियों में इस्तेमाल हो सकती है। थैंक यू सर. यस सर। खायला होता आता
सर और एक डिस्कशन में डाउट आया है कि सवीर्यता अवधि कितनी होती है पोटली कल्पना की? वो आज ही हमने डिस्कस किया कि वैसे डायरेक्टली दी भी नहीं है स्ववीर्यता अवधि, और प्रैक्टिकली यूज किया है उसके हिसाब से 150 साल पुरानी भी पोटलियां यूज की है। सिर्फ सुवर्ण सूत का एक एग्जाम्पल दिया लेक्चर में, बट सुवर्ण सूत, शेखर, रस सिंदूर, हेमगर्भ, ये सब पोटलियां ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी भी इस्तेमाल की है। तो एक्चुअली जो रसकल्पों के लिए एक्सपायरी वैसे तो नहीं है ग्रंथ के हिसाब से, या स्ववीर्यता अवधि दी नहीं है, तो वही बात हेमगर्भ में देखने को मिलती है, कितनी भी पुरानी हो वो खराब नहीं होती। धन्यवाद सर। इसके बाद भी अगर किसी के कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो वो हमारे पेज पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ये पूरा महीना हम पोटली कल्पना पे ही डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा एक और बात बतानी थी, ये जितने भी पोटली कल्पना के लेक्चर्स होने वाले हैं उसके बाद अगर आप सब वैद्य और विद्यार्थी इसमें से जो भी आपको यूजफुल लगा है इंफॉर्मेशन, वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाल के रस हृदय को टैग करते हैं, तो ये सीरीज खत्म होने के बाद जिसका सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट और जेन्युइन फैक्ट्स जो पोस्ट करते रहेंगे उनको एक सुवर्ण कल्प युक्त और एक सामान्य 4 सामान्य पोटली वो हम गिव अवे के तौर पे फ्री गिफ्ट देने वाले हैं। तो आप ये सारे लेक्चर्स में हमारे साथ जुड़े रहें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में उसका डिस्कशन हम करेंगे। ये सेशन एंड करने के लिए मैं योगेश पांडे सर को इनवाइट करना चाहूंगी। धन्यवाद वैद्य पाठ सर। सो आज ये पहला पोटेली का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे का जो पार्ट होगा पोटेली सीरीज का, वो नेक्स्ट संडे को प्लान्ड है। वो किस विषय में होगा उसकी जानकारी हम कुछ कुछ ही दिनों में आपसे साझा करेंगे। सो इसके पोटली कल्पना के बारे में आपके इससे भी और कुछ अलग डाउट्स हो तो वो आप प्रिपेयर कीजिए। आप नेक्स्ट लेक्चर्स में बिल्कुल उसे पूछ सकते हैं। सो धन्यवाद सर हमें ये व्याख्यान देने के लिए। मैं ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। शुक्रिया।